Hello everyone, this is Shubham Dabir, AIR 75 in Electronics and Telecommunication in GATE 2017. I am a Bachelor in Technology in from National Institute of Technology Raipur from Electronics and Telecommunication branch. पिछले साल मेरा रैंक 1056 था, तो इस बार मेरा अच्छा रैंक था, तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ अटेंड किए हैं। तो मैं आगे अभी आपसे वही सारे इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं पूरा पार्ट बाय पार्ट आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं हर एक कंपनी वाइज। मैंने टोटल अभी तक 7 इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर कंपनी का आपको प्रोसेस बताऊंगा और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे मुझसे मैं वो भी आपको हाईलाइट करूंगा। जब मेरा रैंक आ गया था और ऐसा था कि कंपनी के कॉल आ रहे थे ना, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी मुझे कि ऐसा ना कंटेंट एकदम प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। आपको ना नेट पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं, पर कभी आप रियल आदमी से बात करेंगे कि मतलब उसका एक्सपीरियंस अलग रहता है, सिर्फ क्वेश्चंस मिलने से वो नहीं होता। तो इसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मेरा हेल्प किया था गेट एकेडमी में जो पिछले साल के रैंकर्स थे ना, तो हमारा ऐसा एक ग्रुप बना था, तो उनसे प्रॉपर गाइडेंस मिला था कि जो इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या किया, तो काफ़ी ईज़ पड़ जाता है। मतलब आप फेमिलियर हो जाएंगे ना उसके इंटरव्यू के, इससे तो बहुत आसान पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हर इंटरव्यू में ना आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए। मतलब कुछ कॉमन चीज़ें होती है। एक है, सबसे पहले आपको ना प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना है। जो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, सब पूरा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, तो बहुत हेल्प मिलती है। मतलब ऐसा कंपल्शन भी नहीं कि हर कंपनी पूछेगी, पर आपको रेडी रहना है उसके लिए। तो प्रोजेक्ट एक आप तैयारी करके जाइए, और दूसरा है कि कंपनी के बारे में, मतलब हर एक कंपनी के बारे में ना वेबसाइट पे आप जाइए, पूरा डिटेल मिलता है उनके बारे में। तो आप वो करेंगे ना, तो इम्प्रेस करने का बहुत अच्छा चांस रहता है वहाँ पे कि आप कंपनी के बारे में इतना सारा डिटेल जानते हैं करके। फिर बाकी आपकी टेक्निकल नॉलेज, आप जैसे गेट क्रैक किए तो रहता है, पर वो भी कंटिन्यूस रिवाइज होना चाहिए। आपके पास गेट होने के बाद 3 महीने रहते हैं इंटरव्यू के लिए। भले ही रिजल्ट नहीं आया रहता उस टाइम पे, पर कम से कम उस टाइम आइडिया हो जाता है कि आ सकता है करके रिजल्ट, तो आप ना उसी टाइम प्रिपेयर होना चालू कर दे। 3 महीना बहुत है ये सब के लिए। तो इसके अलावा आपको ना ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है। जो आप समर ट्रेनिंग करने जाते हैं ना, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समर ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल विजिट, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक एक करके सारी कंपनीज़ के बारे में बताऊंगा कि कहाँ क्या हुआ, कैसा रहा करके। ठीक, तो मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था BBNL का। BBNL था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो इसके लिए एप्लीकेशन आया था जनवरी के टाइम पे। सारे जो PSU रहते हैं ना, उनका एप्लीकेशन मतलब कुछ PSU का गेट के पहले आता है, कुछ PSU का गेट के बाद आता है। तो ये आपको ना कंटिन्यूस पता रहना चाहिए कि कब पोर्टल खुलने वाला है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ भी मुझे गेट एकेडमी से काफ़ी हेल्प मिला था, क्योंकि ना यहाँ अपडेट होते रहता है कंटिन्यूसली कि कौन से PSU का कितने इसमें आने वाला है करके। तो BBNL का गेट के पहले आया था जनवरी के टाइम पे। तो सारे PSUs में कॉमन चीज़ रहती है कि जब वो फॉर्म फिलिंग वाला रहता है ना, तो आपको पूरा डिटेल्स भरनी पड़ती है। डिटेल्स रहती है कि पूरा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं उन लोग आपका सेमेस्टर वाइज 8 सेमेस्टर के मार्क्स मांगते हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स, आप कहाँ से हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सब। वो भी वैरायटी है कि हर PSU अलग अलग डिमांड करता है, पर ये रहता है। तो मैं ये भी बोलूँगा कि ना ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, क्योंकि जनवरी का टाइम रहता है ना, तो ये बहुत हेक्टिक टाइम रहता है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। पर ये सबको तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हर किसी के लिए कॉमन है सब। हाँ, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि एक भी PSU छोड़िएगा मत आप करके, सारे PSU में अप्लाई कीजिए ताकि आपके चांसेस मैक्सिमाइज़ हो। बहुत लोगों को मैंने अभी देखा है कि जो इस बार भी अच्छे रैंक लाए हैं, उन्होंने ना लिमिटेड PSU में अप्लाई किया, तो उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि कुछ जो लिमिटेड PSU थे, अगर वो भी थोड़े बिगड़ गए या उतना अच्छा नहीं रहा, तो बहुत रिस्क आ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सारे PSUs में अप्लाई कीजिए। तो मेरा पहला PSU था BBNL। तो BBNL का इंटरव्यू मेरा दिल्ली में था। तो मैं गया, ये फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। भले ही मैंने सीनियर से पता किया था कि क्या होता है, कैसा रहता है करके। तो कितना भी हो ना, आप इंटरव्यू में जब बैठने जाते हैं ना, तो डर अलग रहता है उसका। तो मैं गया, मेरा 3rd या 4th नंबर था मेरा जो स्लॉट था उसमें। तो 3 लोग पहले जाके आ चुके थे, तो उनसे थोड़ा बात करने से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसा रहता है। तो
जब केबिन में एंटर करने से पहले ना मैं बैठा हुआ था, उस टाइम तो हार्ट बीट इतना तेज़ रहता है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आप जॉब के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आपने गेट फाइट किया है, अब आपके सामने एकदम मेन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंटरव्यू ही अब अल्टीमेट एक आपके सामने बॉर्डर है जिसको आप क्रॉस कर लेंगे तो जॉब आपका है करके। तो मैंने एंटर किया। बीबीएनएल के इंटरव्यू में 5 सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए थे, मतलब सारे अच्छे इसके एज के थे और मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग थे। तो ऐसा थोड़ा कंफर्ट लेवल डर लगता है क्योंकि उस टाइम पे। तो मैं जाके बैठा, सबको विश किया। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि ना आप ना हर पीएसयू में फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है आपको, कि आप वहाँ कैजुअली ऐसे नहीं जा सकते, मतलब ना कि ड्रेसिंग सेंस में ना ही आपके एटीट्यूड में, आपको फॉर्मल रहना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह ना काफ़ी सीनियर पर्सन्स बैठे रहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं गया उन एज़ यूजुअल गुड आफ्टरनून उनको विश किया। फिर उन्होंने बैठने को मुझे बोला, थैंक यू बोला मैंने। ये सारी एटिकेट्स भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, मुझे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ से है करके, तो मैंने बताया भिलाई से है करके। तो मैं आपको बता दूं कि भिलाई एक ना सिटी है छत्तीसगढ़ में, जो भिलाई स्टील प्लांट के लिए बहुत फेमस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वहीं से आया उनसे कि भिलाई किस लिए फेमस है। तो मेरे चेहरे पे स्माइल आई कि भिलाई स्टील प्लांट करके, क्योंकि मैं थोड़ा उसके लिए भी प्रिपेयर करके रखा था। तो अगला क्वेश्चन था कि भिलाई स्टील प्लांट में होता क्या है करके। तो एकदम उस समय दिमाग एकदम तेज़ तो नहीं चलता, तो मैंने ऐसा एग्जैक्टली बोला कि सर वहाँ पे रॉ मटेरियल्स आते हैं और उसको स्टील में कन्वर्ट करके सेलेबल स्टील को बेचते हैं करके। तो अब आप देखिए कि ना इंटरव्यूज़ में ऐसे ही होता है ना कि आप जो वर्ड बोलेंगे ना उससे मैनिपुलेट, मतलब आपका इंटरव्यू आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैंने उस समय वर्ड यूज़ किया रॉ मटेरियल्स। तो उनका अगला क्वेश्चन आया कि रॉ मटेरियल्स कहाँ कहाँ से आते हैं। तो बात ये थी कि बीएसपी के बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता था, पर इतना डीप में ऐसा नॉलेज नहीं था। तो मुझे पता था कि कोल कोरबा से आता है, पर बाकी इसका आइडिया नहीं था। तो मैंने उन्हें बताया कि सॉरी सर, मुझे इतना बस पता है। तो फिर उनका अगला क्वेश्चन था टेक्निकल साइड से। उन्होंने पूछा कि क्या प्रिपेयर करके आए हैं। तो अब एक तो फर्स्ट इंटरव्यू था ना, तो उतना एक्सपीरियंस रहता नहीं है, तो डर के मारे मैंने बोल दिया कि सर कुछ नहीं करके। तो एकदम सबके रिएक्शन एकदम चेंज हो गया, कुछ प्रिपेयर करके नहीं आए। असल में मैं बोलना चाहता था कि नथिंग इन पर्टिकुलर करके, मतलब आप जो चाहे पूछ सकते हैं, पर वहाँ वर्ड ऐसा निकल गया कुछ नहीं करके। तो थोड़ा मेरे को लगता है गड़बड़ हो गई, पर यही सीखने की चीज़ें हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आपको भी हेल्प मिले कि कैसा हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था उनका कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन करके। तो मैंने आंसर दिया सर देयर आर 3 मोड्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स करके। तो उन्होंने फिर पूछा कि डिफरेंस क्या होता है। मैंने एक्सप्लेन किया कि सिंप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा कि एग्जांपल दो। तो मैंने सिंप्लेक्स का एग्जांपल दिया कि जब माउस कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ, मतलब सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है, सिंप्लेक्स है। फिर हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल पूछा। तो उस समय एकदम क्लिक नहीं करता, तो आपको ना दिमाग कंटिन्यूस चालू, मतलब दौड़ाते रहना पड़ेगा अपना। और ऐसा भी एकदम नीड नहीं है, क्योंकि उन लोग टाइम देते हैं आपको काफ़ी, ऐसा कोई एकदम प्रेशर नहीं रहता। वो बस इंटरव्यू के साथ साथ ना आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। तो मैंने सोचा, फिर मुझे याद आया कि ना मैंने कभी नेशनल ज्योग्राफी में देखा था ये करके। तो ना उस टाइम ना दुनिया की सारी चीज़ें ना आपकी हेल्प करती है, और लिटरली बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे चीज़ें मैंने इधर उधर भी देखी ना, वो इंटरव्यू में काम आती। बस आपको ना माइंड ओपन रखना है अपना। तो मैंने उस समय बोला कि सर एरोप्लेन, जब जो प्लेन हवा में रहता है, वो जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करता है कम्युनिकेशन, तो वो हाफ डुप्लेक्स है करके। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ थी, क्योंकि कोई भी इतना ऐसा बोलता नहीं। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, पर ऐसा क्यों कि हाफ डुप्लेक्स ही, फुल डुप्लेक्स की यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो अब मुझे इतना डिटेल में आइडिया तो नहीं था। तो मैंने बोला कि सर इसका सॉरी मुझे आइडिया नहीं है करके। आपको ये कन्फेस भी करना पड़ेगा वहाँ पे कि आपको नहीं आता, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। मैं इतने इंटरव्यू देख के आ गया, बहुत सारे लोगों से मिला, तो ये एकदम नॉर्मल बात है। आपको नहीं, बहुत सारी चीज़ें ना इतने इंटरव्यू में पूछने के लिए ना इनफाइनाइट चीज़ें हैं, तो ना कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आपको नहीं आता है तो मैं तो बोलूँगा कि ऑनेस्टली कन्फेस कर दीजिए, क्योंकि उनको आता है और आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है करके। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे आइडिया तो नहीं, पर मैं ये बोलता हूँ कि फुल डुप्लेक्स अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, कि दोनों एक साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे करके। फिर उन्होंने खुद मुझे रीज़न बताया। तो आपको ना वहाँ पे एक्सेप्टेंस भी दिखाना है आपका, कि ओके नई चीज़ सीखने को मिली करके, आपको इंटरेस्ट भी दिखाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत पॉजिटिव रहती है। फिर अगला क्वेश्चन था उनका कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स करके। तो मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स करके।
तो उन्होंने बोला नॉन कंडक्टर्स, तो बोले हाँ, तो उसके लिए कोई और वर्ड। तो ऐसा होता है ना कि ना कई बार क्लिक नहीं करती ना चीज़ें, मैं सोच रहा हूँ, फिर मुझे 15 सेकंड लग गए, फिर मुझे याद आया इंसुलेटर्स करके, तो उन्होंने स्माइल दिया करके, बोलते कि टच थोड़ा छूट गया है करके। तो बोले ठीक है, उतना चलता है, क्योंकि इंटरव्यू में प्रेशर थोड़ा रहता है ना, तो उतना दिक्कत होता है थोड़ा बहुत। पर बाकी कोई प्रेशर का बात नहीं है, क्योंकि ना सबके इंटरव्यूज़ किसी का परफेक्ट जाता नहीं है, सब में कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। और सिर्फ ये भी नहीं कि आप जो बोल रहे हैं ना उसका वैल्यू रहता है वहाँ पे, आपको ना उन लोग कंटिन्यूस देखते रहते, जज करते रहते कि ना आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो सिर्फ आंसर देना सही कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें होती है, और हर इंटरव्यूअर को अलग अलग चीज़ें पसंद आती है। तो इसके बाद मुझे अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि हाउ डज़ एन एलईडी वर्क करके। तो मैंने बताया कि सर ऐसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप रहता है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ऐसे जंप करता है तो वो एनर्जी लूज़ करता है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रहती है। तो उन्होंने पूछा कि तुम श्योर, मतलब तो हर जो भी कंडक्टर है जो ऐसे मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करे सब रेडिएट करेगा। तो मैंने बताया नहीं सर, एक और एडिशनल क्राइटेरिया भी रहता है कि मोमेंटम वहाँ कंजर्व होना चाहिए। तो ये बात ये थी ना कि मुझे उस समय ना एकदम क्लियर नहीं था ये बात, पर मैं 90% श्योर था कि यही रीज़न होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये है कि जो भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ऐसे वापस आ रहा है वो रेडिएट नहीं करता करके, पर कोई क्राइटेरिया रहता है। तो मैं भले 90% श्योर था, तो मैंने पर वहाँ कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को प्रेजेंट किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं ना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे फेथ रखिए। फिर उन्होंने पूछा, सीधा मेन क्वेश्चन पे आया, ये क्वेश्चन हर जगह पूछते हैं, वाई BBNL करके एंड वाई नॉट अदर PSUs। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा कहाँ कहाँ से ऑफर आया, तो मैंने ऑनेस्टली सारे PSU बता दिए कि मुझे यहाँ आया, यहाँ है, यहाँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि फिर तुम BBNL क्यों ज्वाइन करोगे करके। तो आपको ना यहाँ पे ना थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, आपको हर चीज़ का ना रीज़न देना आना चाहिए, डिफेंड करते आना चाहिए। तो बात ये थी कि मैंने बोला कि सर जो मोस्टली बाकी कंपनीज़ है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम थोड़ा कम होता है। मैं बोला कि मुझे कोर में काम करने का इंटरेस्ट है, और BBNL एक ऐसी कंपनी जो मुझे वो अपॉर्चुनिटी देगी करके। बाकी जो कंपनीज़ है मोस्ट प्रोबेबली मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को या तो मार्केटिंग में डाल देते या सेल्स में डाल देते, तो कोर में काम करने का अपॉर्चुनिटी कम मिलता है करके। फिर अगला उनका क्वेश्चन था कि आपको अगर पोस्टिंग देंगे तो आप कहाँ लेना चाहोगे। तो यहाँ भी ना आपको एकदम ओपन रहना है ना। मैंने वहाँ बोला कि देखिए मतलब ऐसा है कि मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा डिमांड तो ऐसा कर नहीं सकता, और मैं कंफर्टेबल भी हूँ, मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी हूँ कि आप मुझे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजें तो मैं काम कर लूँगा करके। तो ये एक थोड़ा इम्पैक्ट का बात रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण वो इफ़ेक्ट करता है करके। मेरा अगला इंटरव्यू था बार्क में, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो इसका एप्लीकेशन ना गेट के बाद आया था, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का बात एक ये अच्छी बात होती है कि ना आप उसमें ना 2 मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। एक डायरेक्ट गेट के थ्रू कि आपके गेट स्कोर कार्ड पे उठाएंगे, और एक ना अगला अलग से एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाते हैं वो। तो ऐसा ऑप्शन रहता है कि ना आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तो क्योंकि उसमें चांसेस बढ़ते हैं कि ऑब्वियसली आपका गेट अगर अच्छा नहीं गया तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू। तो मैंने भी दोनों के लिए अप्लाई किया। तो मेरा पर गेट के थ्रू सिलेक्शन हुआ, रिटर्न के थ्रू जस्ट मैं 2 या 3 मार्क्स से चूक गया था। तो इसके बाद हमने बार्क के इंटरव्यू के लिए मुंबई में रिपोर्ट किया था। तो वहाँ पे पूरा एकोमोडेशन भी हमें प्रोवाइड किया गया था, और सबसे अच्छी बात यह है कि ना वहाँ लोग आपके जो रूममेट्स रहते हैं या आजू बाजू रहते हैं ना, सब अच्छे अच्छे रैंक वाले लोग रहते हैं। तो आप उनके साथ आराम से 2-3 दिन पूरा डिस्कशन भी चलता है कैसा क्या होता है करके। तो हम फिर फॉर्मेलिटीज़ हुई जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब, और उसके बाद इंटरव्यू में एंटर किया मैंने। तो वहाँ पे पैनल में 5 साइंटिस्ट बैठे हुए थे। तो बार्क में ना थोड़ा अलग प्रेशर आता है, क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट बैठे होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन लगता ही है। और बार्क का इंटरव्यू ऐसे ही होता है कि ना ऑन एवरेज 1 घंटा चलता ही है। मेरा इंटरव्यू ना 1.25 आवर्स लास्ट किया था। तो और पर बात ये कि ना उन लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आपसे ना पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, और ये प्योर टेक्निकल होता है। बाकी PSUs में क्या होता है कि आपका ना गेट के स्कोर का वेटेज रहता है, पर बार्क में ऐसा नहीं होता। बार्क में बस यही कि गेट का स्कोर एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, आपको अगर इंटरव्यू कॉल आ गया तो फिर आपके गेट के स्कोर की कोई वैल्यू नहीं। आप रैंक 1 लाए या रैंक 300 लाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, उसका प्योर इंटरव्यू बेस पे रहता है।
और सब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बार्क में सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसके कारण। तो मैंने जब एंटर किया तो बैठे हुए थे साइंटिस्ट, उन्होंने पहले वो खुद ना कूल डाउन करने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ना बच्चे हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं एकदम। तो पहले उन्होंने ऐसी कैजुअल क्वेश्चंस पूछे कि कहाँ से हो, मैंने बताया भिलाई से, फिर से भिलाई स्टील प्लांट का नाम आ ही जाता है, उन्होंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछा। फिर मुझे पूछा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों लिया करके। तो बात ये थी कि मैं एकदम ऑनेस्ट था, मैंने वहाँ बोला सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैकेनिकल थी। फिर वो मिला नहीं मुझे और मैं एनआईटी छोड़ नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। फिर इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन चालू हुए, मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि आप ना अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स लिस्ट कीजिए। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि मैं उसमें एकदम कंफर्टेबल हूँ। तो सबसे टॉप पे मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा, और उसके बाद सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे लिखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से उन्होंने पूछा। उन्होंने बोला कि आपको नॉर्मल जो सर्किट्स है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स या सिक्वेंशियल यूज़ करके, मतलब बिना माइक्रो कंट्रोलर के आपको बजर सिस्टम बनाना है। तो हालत ही वहाँ ख़राब हो जाती कि यार बजर सिस्टम, क्योंकि खुद कोई कभी डिज़ाइन नहीं किया रहता ना ऐसा। तो क्योंकि थ्योरेटिकली जब पढ़ते भी है ना हम, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, तो डिज़ाइनिंग पार्ट थोड़ा वीक ही रहता है। तो आपको ना वहाँ पे आपकी ना स्ट्रेंथ टेस्ट होती है कि आप कितना दिमाग चला सकते हैं। तो उन्होंने बोला यू कैन ड्रॉ करके, पेन और पेंसिल दी, पेपर दिया, और इतना एक एक चीज़ उन लोग नोटिस करते हैं ना कि मैं अपना पेन लेके आया था। उन्होंने बोला कि पेन नहीं पेंसिल से बनाओ, तो मैंने पेन भी ना टेबल पे रख दिया था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम भूल जाओगे करके, तो उसको भी उन्होंने जेब में रखा। मतलब एक एक चीज़ नोटिस करते हैं, साइंटिस्ट है। तो मैं फिर कुछ ट्राई कर रहा था, उस टाइम दिमाग कुछ भी नहीं चल रहा था कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया आते ही साथ पहला क्वेश्चन। तो मैं ट्राई कर रहा था, बोले कि अरे हमें भी बताते जाओ तुम क्या क्या सोच रहे हो, हम भी हेल्प करेंगे। तो मैंने बताया कि सर बजर सिस्टम है, तो इसमें ऐसा होना चाहिए सिस्टम का स्पेसिफिकेशन कि अगर एक आदमी बजर दबाए तो बाकी जो लोग हैं उनके बजर सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाए। असल में उन्होंने बोला था कि 3 मैन का क्विज़ है और उसके लिए बजर सिस्टम, तो बाकी दोनों के डीएक्टिवेट हो जाने चाहिए। तो बोले कि गुड करके ऐसी अप्रोच रहेगी, और आगे कैसा कैसा रहेगा। मैंने बोला कि सर बाकी तो बजर एक्टिवेट हो जाएगा, लाइट एक्टिवेट हो जाएगा, वो ठीक है, पर सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे जो सूझ नहीं रहा है वो है कि मैं बाकी दोनों के स्विच डीएक्टिवेट कैसे करूँ करके, क्योंकि वो दबाए तो उनका नहीं बजना चाहिए करके। तो फिर मैंने अलग अलग अप्रोच बताई कि सर ऐसा ट्राई कर रहा हूँ करके ऐसा। तो वो भी ना आपके कंटिन्यूस हेल्प करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, फिर आपको हिंट भी देते हैं ना कि चलो यार ये वाला अप्रोच ट्राई करके देखो, ये वाला करके देखो। पर मेरा ऐसा था ना, मुझे क्लिक हो रही थी चीज़ें ना, तो मैं एकदम उनका अप्रोच सुन नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ा फिर गड़बड़ हो जाती। मुझे लग रहा था कि मैं अपने अप्रोच से पहुँच जाऊँगा, तो मैं बना रहा था। फिर कुछ ना प्रॉब्लम छोटी छोटी रह ही जा रही थी, तो वो सजेस्ट करते थे ना कि देखो यार इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वो साइंटिस्ट है ना, तो प्रैक्टिकल चीज़ें में एकदम एक्सपर्ट रहते हैं। तो फाइनली मैं एक स्टेज पे पहुंच गया कि ना मेरा सिस्टम फाइनली कंप्लीट हो गया था। तो मैंने बोला कि सर हो गया करके। तो बात ये थी कि वो बोले कि नहीं ये काम नहीं करेगा करके। तो मेरी हालत ख़राब, मैं फुल कॉन्फिडेंट था। तो मैं बोला नहीं सर करेगा करके। मैंने बोला कि आप कोई भी सिनेरियो दीजिए मुझे कि कोई बज़र दबाया करके, मैं आपको पूरा सर्किट का वर्किंग बताऊंगा करके। फिर उन्होंने मुझे सिनेरियो दिया, तो मैंने वो भी बताया कि मान लीजिए ABC में B ने बज़र दबाया, तो A और C का कैसे डीएक्टिवेट हो जा रहा है, कैसे मेरा LED जल रहा है, कैसे वो हो रहा है करके। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो यार ठीक है, तुम्हारा वो तो सही बना है, उसके लिए उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, सर्किट सही बना है। तो बोले कि पर देखो यार तुम एक इंजीनियर हो। तो मैं आपको सर्किट के बारे में बताता हूँ। मैंने 3 मैन का सर्किट बनाने के लिए 9D फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए थे। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम इंजीनियर हो, तुमको मिनिमाइजेशन आना चाहिए, तुमने 3 लोगों के लिए 9D फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है, तो ऐसे ही जब 4 लोगों के लिए 16 हो जाएगा, 5 लोग के लिए 25 हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है, तो तुम्हें मिनिमाइज़ करते आना चाहिए। तो बोले कोई और अप्रोच लगाओ करके। बोले कि चलो काउंटर से बना के करो करके। तो मैं एकदम सोचने लग गया कि मुश्किल से एक तो बना है, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करना ही बहुत मुश्किल बात होता है, पर मैं सक्सेसफुली इतना कंप्लीट कर पाना था, वही बहुत प्राउड मोमेंट था वहाँ पे कि मैं इतना कर पाया था। पर वो बोल रहे थे और ट्राई करो, तो मैं सोच रहा था। फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि उन्होंने बोला कि चलो कुछ और पूछते करके। फिर उन्होंने मेरे सर्किट में D फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था, तो वो उस पर गए। उन्होंने बोला कि देखो यार तुम D फ्लिप फ्लॉप से एक बल्ब जला रहे हो,
तो मुझे पूछा कि तुम्हें पता है क्या कि डी फ्लिप फ्लॉप्स का आउटपुट करंट कितना होता है करके। तो ये थोड़ी ना बार्क में ऐसा रहता ही है कि प्रैक्टिकल चीज़ें रहती है ना, तो उन्होंने ऐसा पूछा। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, मुझे इसका तो आइडिया नहीं है करके। फिर उन्होंने रिलेज़ के बारे में पूछा कि रिले क्या होता है। तो मैंने बताया रिले ऐसा सर्किट, मैंने बोला कि सर बल्ब नहीं जल सकता तो हम रिले यूज़ कर लेंगे, क्योंकि रिले एक ऐसा डिवाइस है कि जो लो पावर इनपुट करके स्विचिंग के काम आता है। तो मैंने बोला कि डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मैं रिले में जोड़ लूँगा और उससे थोड़ा हाई वोल्टेज वाला बल्ब जल सकता है आराम से। तो उन्होंने मुझे रिले पे क्वेश्चन किया कि रिले कैसा होता है, क्या होता है। मैंने बताया कि नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज ऐसे टाइप के होते हैं रिलेज करके। उन्होंने बोला ब्लॉक डायग्राम बनाओ, तो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, पर वो शायद चाहते थे कि सर्किट डायग्राम, तो मैं उसमें वो नहीं बता पाया था। तो फिर उन्होंने बोला कि सिग्नल सिस्टम्स पे आए। फिर वो तो उन्होंने बोला कि सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बोला कि सर वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस क्राइटेरियाज होते हैं। मैंने बताया लीनियर नॉन लीनियर होता है, फिर कॉजल नॉन कॉजल, स्टैटिक डायनेमिक, फिर स्टेबल अनस्टेबल ऐसा। तो उन्होंने फिर बोला कि लीनियर सिस्टम क्या होता है। तो मैं उसका डेफिनेशन बताया। उन्होंने बोला नहीं, मैंने बताया होमोजेनिटी और लीनियरिटी। तो बोले कि हमें लिख के बताओ कैसा होता है। तो एज़ यूजुअल जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, मैंने उन्हें वही बताया कि होमोजेनिटी ऐसा होता है, लीनियरिटी ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने फिर अप्रिशिएट किया, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ पे ना आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और भले ही वो साइंटिस्ट है ना, पर एकदम कूल एटमॉस्फेयर रहता है। बस ना 5 या 10 मिनट आपको लगेगा कंफर्टेबल होने में, आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं ना, तो आराम से कूल हो जाएंगे और बहुत अच्छा रहता है उसके बाद। मतलब इंटरव्यू के बाद ऐसा लगता है ना कि भले ही इतना मेरा इंटरव्यू ना 1.25 आवर्स लास्ट किया था, पर उसके बाद भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर पाया था। मैं बताता हूँ आगे और क्या क्या क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने पूछा डी फ्लिप फ्लॉप पे फिर से आए। तो बोले कि डी फ्लिप फ्लॉप लीनियर सिस्टम है कि नॉन लीनियर सिस्टम। तो उस टाइम भी मुझे एकदम क्लिक नहीं कर रहा था, पर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा कि कैसे कैसे होगा। फिर मैंने बताया कि सर नॉन लीनियर है करके। तो उन्होंने बोला ओके करके। फिर उसके बाद उन लोग आए कि कंट्रोल सिस्टम पे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। तो मैंने बताया कि ऐसा ये है कि इम्पल्स का डेफिनेशन बताया। फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स क्यों यूज़ करते हैं उन्होंने मुझे पूछा। तो मैं सोच रहा था, मैंने कुछ ऐसा आइडियाज़ दिए, पर उन्हें वो जम नहीं रहा था। मतलब उन्हें जो आंसर चाहिए था ना, उन्हें वो नहीं मिल रहा था। उन लोग ना पर थोड़ा ना हिंट देते रहते कि ऐसा सोच के देखो, वैसा सोच के देखो, क्यों होगा करके। फिर फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इम्पल्स रिस्पॉन्स इसलिए क्योंकि इम्पल्स का ट्रांसफॉर्म 1 होता है और किसी अभी सिग्नल से मल्टीप्लाई करने से आउटपुट सबसे इजीली उसी पे मिलता है। तो मैंने भी ऐसा बात किया था, पर वो थोड़ा ना अलग डायरेक्शन में, मतलब थोड़ा घुमा के बात किया था। तो इसलिए थोड़ा मैं कन्वोल्यूशन के साइड चला गया था, रिस्पॉन्स के साइड नहीं। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरव्यू में होता रहता है थोड़ा बहुत। और वो जितना भी है ना, बार्क में ऐसा होता है कि आपकी ना नॉलेज टेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने मुझे एनालॉग का क्वेश्चन दिया कि इम्पल्स रिस्पॉन्स था। तो उन्होंने पूछना चालू किया कि देखो इंटीग्रेटर सर्किट बनाओ करके, इसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा। मैंने बताया कि इसमें लगाने से स्टेप मिलेगा, फिर स्टेप में लगाने से रैंप मिलेगा। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों पे थोड़ा आना चालू किया। तो एनालॉग वाला पार्ट जो था ना, मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था असल में। मुझे एग्जैक्टली क्लिक भी नहीं कर रहा है कि वहाँ क्या क्या क्वेश्चंस था, मैंने कहाँ गलती की है करके, पर मुझे याद है कि क्वेश्चंस क्या क्या थे करके। तो उन्होंने ऐसे पूछा, मतलब मैंने कुछ ना सर्किट गलत बनाया था इंटीग्रेटर का या वो करके। और मुझे ना, मैं जब वर्किंग पे गया ना उस सर्किट की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हो गया करके। फिर मैंने वहाँ एक्सेप्ट भी किया कि सर हाँ ये गलत हो गया करके, मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा करके। फिर वो फिर से कंट्रोल सिस्टम पे आए। अब उन्होंने पूछा कि उन्होंने फिर से एक प्रैक्टिकल सर्किट डिज़ाइन करने दिया मुझे। उन्होंने बोला कि देखो यार, ऐसा सिस्टम है कि आपके पास एक टैंक है, उसमें आउटलेट कंटिन्यूस ऑन है, मतलब आपका पानी कंटिन्यूस बाहर बह रहा है। पर जो इनलेट है ना, जो आप मतलब मान लीजिए टैप है, उसका कंट्रोल आपके पास है और आपको ना पानी का लेवल हमेशा 3 मीटर टू 5 मीटर के बीच में ही रखना है करके। तो बोले उसके लिए कैसे करोगे करके। तो मैं फिर सोच रहा था क्या करूं, क्योंकि मुझे क्लिक कर रहा था ना कि अगर कंपैरेटर यूज़ करें ना तो ईजी पड़ेगा थोड़ा। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि तुम ये कैसे करोगे कि वाटर लेवल कितना है करके। तो मुझे क्लिक किया कि ना एक सिंपल सा सर्किट होता है करके, जिसमें ना आप वायर्स ना अलग अलग लेवल पे लगाते हैं, तो उससे आउटपुट पता चल जाता है कि ना आपका कितने लेवल पे है करके। तो मैंने बताया कि सर ऐसा छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट भी हमने बनाया था कि वाटर लेवल इंडिकेटर पे, तो वैसा हम यूज़ कर सकते हैं उसे। तो बोले ठीक है, पर बोले कोई और अप्रोच। तो मैं सोचा, फिर मैं बोला कि सर प्रेशर सेंसर यूज़ करेंगे।
तो सबसे मेरे ख्याल से ना जो मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ ना, ये एक पॉइंट था कि ना जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला वहाँ पे, क्योंकि प्रेशर सेंसर ना ऐसे कोई ऐसे नॉर्मली ऐसे सोचता नहीं है। तो मैंने बोला प्रेशर सेंसर, उन्होंने पूछा रीज़न करके, तो मैंने बताया कि सर अगर वाटर एच लेवल तक, एच हाइट तक भरा हुआ है तो प्रेशर का वैल्यू होता है रो जी एच करके। तो अगर प्रेशर सेंसर लगा रहे हैं तो हम प्रेशर का वैल्यू मिल रहा है तो हम उससे हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट पे अभी वाटर, मतलब कितना वो टैंक भरा हुआ है करके। तो ये चीज़ बहुत इम्प्रेसिव थी, मुझे उनके रिएक्शन से भी लगा। और मुझे लगता है कि ना ये एक बात, और जो पहला मेरा क्वेश्चन था कि जब मैं फाइनल सर्किट तक पहुंच गया, ये दो एकदम इम्पॉर्टेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो गया बार्क में। तो फिर मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा करके। तो अब वहाँ क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें पूछते, तो उन्होंने मुझे सीधा पूछा कि कौन सा प्रेशर सेंसर। तो अब मुझे इतना आइडिया था कि प्रेशर सेंसर यूज़ करेंगे, और प्रैक्टिकली हम उतना पढ़ते नहीं है ना, तो मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि कौन सा नाम यूज़ करेंगे, कौन सा क्या रहेगा करके। तो मैंने वहाँ बोला कि सर मुझे इतना तो आइडिया नहीं है करके। फिर उन्होंने पूछा चलो ठीक है करके। तो उन्होंने बोला कि वापस प्रॉब्लम पे आओ कि कैसे मेंटेन करोगे। तो मुझे क्लिक कर रहा था ना कि सर कंपैरेटर अगर यूज़ करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम में अब होता क्या है कि जो मेन ब्लॉक डायग्राम रहता है उसमें एक रेफरेंस सिग्नल आता है और एक आउटपुट सिग्नल। तो मैं रेफरेंस चाहता था कि ना मैं ऐसा वैल्यू लूँ कि उन्होंने प्रॉब्लम में दिया था 3 to 5 मीटर्स, तो मैं चाहता था कि सर 4 मीटर रेफरेंस लेता हूँ। तो ऐसा होगा कि अगर वाटर का जितना भी वैल्यू आएगा, वाटर लेवल जितना भी रहेगा उसके हिसाब से वोल्टेज आएगा, और दोनों का डिफरेंस होकर हम कैलकुलेट करेंगे कि एरर कितना है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे कि टैप ऑन करना है कि ऑफ़ करना है। तो बोले नहीं, तुमको हम ये बोल रहे हैं कि तुमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐसा 4 मीटर सिलेक्ट नहीं करना है, तुमको 3 या 5 मीटर ऐसे ही चलना चाहिए करके। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सा कंट्रोलर यूज़ करोगे करके। तो ये क्लिक कर रहा था कि ना कंट्रोल सिस्टम में ऐसे ही होता है करके, ब्लॉक डायग्राम में कि एक रेफरेंस सिग्नल, एक आउटपुट से फीडबैक, और उसके बीच का डिफरेंस से हम कैलकुलेट करते हैं कैसे यूज़ करेंगे। पर कंट्रोलर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कौन कौन से टाइप के कंट्रोलर होते हैं। मैंने बताया कि सर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, इंटीग्रेटिव, तो फिर पीआई, पीडी, पीआईडी कंट्रोलर। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सा करोगे। तो अब प्रैक्टिकली उतना तो पता नहीं रहता, तो मैंने बोला कि सर इतना तो आइडिया नहीं है मुझे। फिर उन्होंने वापस प्रॉब्लम पे मुझे भेजा कि कैसे करोगे करके। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें सोची कि सर ऐसा ट्राई करके देखेंगे, वैसा करके। तो जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो कंटिन्यूस बताते जाते हैं कि ऐसा इसमें ये प्रॉब्लम आएगी करके। फिर फाइनली वो उससे ना डिजिटल पे जंप किए कि डिजिटल में कौन सा सर्किट रहता है, डिजिटल में कंपैरेटर डिज़ाइन करो करके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे पूछा था कि एनालॉग का ही क्वेश्चन था कि कैसे वोल्टेज सोर्स से कंट्रोल्स, हाँ वोल्टेज सोर्स को कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे करके। तो ये भी मुझे क्लिक नहीं किया था। तो ऐसा आप देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना जो मैं एकदम प्रॉपरली आंसर भी नहीं कर पाया। और बार्क में मुझे ये मेरा एक स्ट्रेंथ था ना कि मेरी अप्रोच ना अच्छी रहती है, भले ही नॉलेज अगर वीक हो ना तो मैं दिमाग लगा लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि ना बार्क में मेरे सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया था करके, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर भी किए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैं पूरा सॉल्यूशन तक एंड तक पहुंचा था, भले ही 30 मिनट्स लग गए थे उस क्वेश्चन को बनाने में। टाइम भी लगता है, प्रेशर लेने की कोई भी नीड नहीं है वहाँ पे। और जो मैंने बताया ना कि एक अलग था कि प्रेशर सेंसर वाला, तो अब क्या किसको पसंद आया ना वो हम गारंटी नहीं दे सकते। फिर उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि आगे के क्या प्लान है आपके करके। तो बोले कि पढ़ना चाहते हो क्या आगे करके। तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैंने आईआईटी में एडमिशन तो लिया है, पर मैं चाहता हूँ कि ना मेरा पीएसयू में ही रहे करके, मुझे पढ़ने का उतना इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपको एकदम ये कॉन्ट्रास्टिंग बात बताता हूँ कि बार्क में जाने से हमें सबसे पहले 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं और 1 साल प्रोजेक्ट कराते हैं, तो वो इक्विवेलेंट टू एमटेक रहता है, एमटेक की डिग्री दे देते हैं। तो मैं जबकि वहाँ पे बोल के आया था कि मुझे मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं है पर्टिकुलरली पढ़ाई में, मैं जॉब चाहता हूँ करके, पर तो भी मेरे ख्याल से वो इतना इम्प्रेस हुए थे कि तभी भी उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया है उस चीज़ का। मेरा अगला इंटरव्यू था ओएनजीसी का। तो ओएनजीसी का नोटिफिकेशन ना गेट के बाद आया था। तो और ओएनजीसी का ना ऐसा है कि नोटिफिकेशन सबसे लेट आया, पर ना काम एकदम फास्ट था। तो इंटरव्यू मेरा ना काफ़ी पहले ही आ गया था, मतलब इनिशियल टाइम पे ही आ गया था इंटरव्यू का कॉल। तो ओएनजीसी में और ऐसा रहता है ना कि वेटेज मैं आपको बताता हूँ कि जो 100 मार्क्स है ना उसमें 60 मार्क्स ना गेट स्कोर पे डिपेंड करते हैं। कि मतलब वो फॉर्मूला ऐसा है कि आपका गेट स्कोर इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1000, तो उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा 25 मार्क्स रहते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो ऐसा है कि अगर आप बीटेक है ना 20 मार्क्स मिलते हैं आपको,
और अगर एमटेक है तो ऐसा मैंने सुना है, ये एकदम श्योर नहीं बता सकता, पर 22 मार्क्स मिलते हैं अगर एमटेक है आपके पास। और आपके पास अगर एमटेक और पीएचडी दोनों है तो आपके पास 25 मार्क्स मिलते हैं उन 25 में। तो ऐसा है, जो अगर बीटेक सिर्फ है ना तो वो थोड़ा 5 मार्क उसका जाता ही है ऐसा। फिर बाकी जो 15 मार्क्स रहते हैं वो इंटरव्यू पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे इंटरव्यू में 15 में से 12 मार्क्स आए हैं, जो काफ़ी कंसिडरेबली अच्छा स्कोर है। तो मैं आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरा इंटरव्यू सेकंड स्लॉट में था, तो हमारा ना लंच पहले करा दिया गया था और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था और मेरा सबसे लास्ट था इंटरव्यू। तो ये 3:30 बजे का करीब टाइम था जब ये इंटरव्यू चालू हुआ। तो सबसे पहले मैंने एंटर किया और एज़ यूजुअल सबको गुड आफ्टरनून विश किया। फिर उन्होंने, अब ओएनजीसी में बात ये थी कि ना उन्होंने ना एक ऑनलाइन ऐसा पोर्टल रखा था जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही देना है करके। मतलब फॉर एग्जांपल हॉबीज़ क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, फिर आपकी जॉब एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे, आपके मार्क्स कितने आए। तो आपको ना रेज्यूमे ले जाने की अलग से वहाँ नीड नहीं थी, वो उसी में उनके पास पूरा रिटर्न था। तो उन्होंने इसीलिए ना मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो उन्होंने पहले से मतलब वो थोड़ा टाइम लेते हैं, जब आप एंटर नहीं करते ना तो आपको वो पूरा पढ़ते हैं कि आपने क्या क्या लिखा है करके, और उसके बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट डिटेल भी मैंने उसमें मेंशन किया था कि मेरा प्रोजेक्ट क्या था करके। तो उन्होंने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट करके। तो मैंने बताया सर द टाइटल ऑफ आवर प्रोजेक्ट वॉज डिज़ाइन एंड सिमुलेशन ऑफ वेरियस एंटीनास फॉर लाइव डिटेक्शन सिस्टम करके। तो इनका अगला क्वेश्चन आया कि तुमको इंस्पिरेशन कहाँ से आया करके इसका। तो असल में तो होता, आप भी जानते कॉलेज में ऐसी कि ना ऐसा कोई खास इंस्पिरेशन नहीं रहता, मतलब आपको प्रोजेक्ट करना रहता है तो आप करते हैं। पर हुआ क्या था कि जब मैं प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था ना तो मैंने देखा था कि अभी जब नेपाल अर्थक्वेक आया था 2015 में, तो उस समय ना एक लाइव डिटेक्शन सिस्टम यूज़ हुआ था यूजिंग माइक्रोवेव, जिस पे मेरा प्रोजेक्ट भी था। तो मैंने उन्हें ऐसे ही बताया, मैनिपुलेट मतलब आपको करते आना चाहिए वहाँ पे। मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसा था कि हमारा प्रोजेक्ट जून जुलाई में चालू हुआ था, तो ये अप्रैल की ही बात थी कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था। और मैंने पेपर में पढ़ा कि लाइव डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू 5 लोगों की जान बची थी और ये हुआ था असल में। तो मैंने वो भी फिर काफ़ी इम्प्रेस हुए, फिर बताए, बोले कि कैसे काम करता है। तो मैंने बताया कि सर ऐसा है कि हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीनास डिज़ाइन किए थे, कि मैंने बताया नाम ऐसा ऐसा होता है। फिर मैंने बताया कि स्पेसिफिक क्वालिटीज़ कौन से एंटीना में क्या, किसमें बैंडविड्थ ज़्यादा मिलता है, किसमें VSWR रेशियो अच्छा मिलता है। तो मैंने ये सब उन्हें वहाँ पे बताया। फिर उन्होंने बोला कि फैब्रिकेट किया क्या तुमने? तो मैंने बोला नहीं सर फैब्रिकेट नहीं किया। तो बोले नहीं तुमने तो बोला सिमुलेशन। तो मैंने वापस क्लैरिफाई किया कि सर सिमुलेशन नहीं, मतलब वो असल में डिज़ाइन एंड सिमुलेशन है। तो ऐसे हमने प्रैक्टिकल एंटीना डिज़ाइन करके, मतलब फिज़िकली बना के उस पर सिमुलेशन नहीं, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन था करके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे श्योर कि वो लाइव डिटेक्शन सिस्टम में काम करेगा। तो मैंने बोला कि सर हमने रिसर्च पेपर उठाए और हमने वहाँ से ये पढ़ा था कि अगर एंटीना की ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको अभी डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक अभी अगर किसी एंटीना में रहते हैं तो लाइव डिटेक्शन सिस्टम के लिए यूज़ हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि कितना, मतलब कितने डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो मैंने बोला कि सर ये फ्रीक्वेंसी रेंज पे डिपेंड करता है। तो बोले कि आपने कौन सा रेंज यूज़ किया? तो मैंने बोला कि सर हमने 2 टाइप के एंटीना बनाए, एक L बैंड का था, एक X बैंड का था। फिर मैंने बताया फीचर कि L बैंड में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है 10 फीट तक, X बैंड में सिर्फ 2 या 3 फीट तक। मैंने फिर ये भी एक्सप्लेन किया उन्हें कि अगर स्टील रहे या आयरन रहे तो माइक्रोवेव आयरन पेनिट्रेट नहीं करता, तो उस टाइम दिक्कत हो जाएगा, पेनिट्रेशन और कम हो जाएगा। फिर मैंने ये भी बताया कि और भी ऑल्टरनेट मेथड्स होते हैं जो अर्थक्वेक के टाइम यूज़ करते हैं, जैसे डॉग्स यूज़ करते हैं, या आजकल नई नई मशीन्स आ गई है जो मतलब ऐसा कि छोटे छोटे डिवाइसेस रहते हैं जो स्नेक टाइप के, कि जो पेनिट्रेट करके अंदर, मतलब विजुअल कैमरे से आप देख सकते हैं कि कौन आदमी अंदर है करके। मैंने वो सब बताया। फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट की वर्किंग बताई कि कैसा होता है करके, क्यों होता है करके। फिर एक मैम बैठी थी, उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम ये बताओ कि इसको टाइम कितना लगता है करके, प्रैक्टिकल चीज़ था वो। तो मैंने ये भी पढ़ा था कि जो नेपाल में यूज़ हुआ था ना, मैंने बताया मैम हम खुद तो ऐसे फैब्रिकेट करके नहीं किए हैं, पर जो नेपाल वाला था उसको सिर्फ 30 सेकेंड लगता था इतना स्पेसिफाइड एरिया, बड़ा एरिया स्कैन करने में, और आराम से, मतलब बहुत फास्ट काम होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि अभी जो नॉर्मल रहते थे चीज़ें, मतलब मान लीजिए डॉग्स है तो डॉग्स की
जो स्मेल है वो मतलब स्मेल करने की जो कैपेसिटी है वो भी कुछ लिमिट के बाद बंद हो जाती है। मतलब अगर कोई कम्प्लीटली कट ऑफ है तो नहीं पार हो जाएगा, पर हमारा प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारा जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो ये सब आपको ना थोड़ा इम्प्रेस करना है। फिर मैम ने क्वेश्चन पूछा कि वाई ONGC करके, बोले तुम और भी कंपनी अप्लाई किए होगे करके, तो किस में किया। तो मैंने ऑनेस्टली सबको कंपनी बताई एक एक का नाम लेके कि इसमें अप्लाई किया मैंने और यहाँ से इंटरव्यू कॉल्स भी आए करके। तो मैम ने बोला कि देन वाई ONGC करके। और यहाँ एक गड़बड़ चीज़ हो गई। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा इंटरव्यू था खाना खाने के बाद, तो ना खाना खाने के बाद मैं बहुत थर्स्टी फील कर रहा था। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने का ना एकदम चोक हो गया मैं उस टाइम पे। तो अब वो थोड़ा ऐसा होता है कि ना, अब मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या उस पर लिया कि ये आंसर देने का चौक हो रहा है क्या। ट्रूथ तो ये थी कि मेरा गला पूरा सूख गया था खाना खाने के बाद। तो मैंने उन्हें पूछा कि पानी पी लूँ क्या। मैंने अपना टाइम भी लिया, फिर मैंने बताया कि मैम ONGC की ये स्पेशलिटी है, CSR इनिशिएटिव्स होते हैं, फिर जॉब और पर्क्स भी मतलब इंडिया में बेस्ट है करके। और ये एक क्वेश्चन ना रेज्यूमे में भी था। रेज्यूमे मतलब जो उन्होंने ऑनलाइन हमें सबमिट करने बोला था उसमें भी था, तो मैंने उसमें भी आंसर लिखा था। और आंसर ना ऐसे मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लिख के कुछ भेजे हो बोल कुछ और रहे हो करके। तो आपको वो थोड़ा प्रिपेयर्ड रखना है। फिर एक सर थे, उन्होंने मुझे पूछा, एक सिचुएशन दी कि मान लो तुम मैनेजर हो और तुम्हारे अंदर आदमी काम नहीं करना चाह रहा तो तुम क्या करोगे। तो मैंने बोला कि सर वैसे तो अगर किसी को भी पे कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो काम करे करके। मैंने बोला कि तो एक तो उसको काम करना चाहिए, अगर वो नहीं काम कर रहा तो बात ये है कि मैं अगर एक लीडर हूँ तो लीडर को ना लीड करना चाहिए। तो मैंने ये बताया कि लीड मतलब ऐसा होता है कि सर मुझे पहले खुद काम करना पड़ेगा उनके साथ ताकि उनको भी ऐसा फील आए करके। फिर इसके बाद थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन में, अब जैसे मेरा प्रोजेक्ट माइक्रोवेव पे था तो उन्होंने बोला कि माइक्रोवेव के थ्रू कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ होता है। तो मैंने सोचा, मुझे क्लिक नहीं किया, तो मैंने बोला कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि IoT के बारे में सुना है क्या। तो मुझे एकदम उस सेकंड, बस एक सेकंड कैसे क्लिक नहीं किया, फिर मुझे याद आ गया। तो मैंने बोला यस सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने बोला क्या होता है। तो अब बात ये थी कि ना मुझे एग्जैक्टली स्पेसिफिकली पता नहीं था कि क्या होता है करके, पर मुझे ये याद था कि ना मेरा एक क्लासमेट था जिसने इस पर प्रोजेक्ट किया था बैगी ट्री नाम से। तो मैंने बताया कि सर मेरा क्लासमेट है जिसका ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है। उसने क्या किया कि एक कोई भी ट्री प्लांट की उसमें अलग अलग सेंसर्स फीड किए कि ह्यूमिडिटी सेंसर, वाटर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। तो कुछ उसके बाद प्रोग्रामिंग के थ्रू, कंडीशंस के थ्रू वो ट्री है ना डायरेक्ट ट्विटर पे ट्वीट करता था कि आई एम थर्स्टी करके, टेक मी इन, दिस इज़ टू हॉट करके। तो मैंने जब ये सब चीज़ें बताई ना तो एकदम इंटरेस्ट से सुन रहे थे क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें थी ये। तो एक सर थोड़े ऐसे मजाक में बोलते हैं कि यार फिर कुत्ते भी ट्वीट कर सकते हैं करके। तो मैंने बोला हाँ सर कर सकते हैं करके। और जो सर ने जिन्होंने मुझे IoT के बारे में पूछा वो भी एग्री कर रहे थे, बोले हाँ हाँ कर सकते, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि मान लो चलो तुमको IoT यूज़ करके ONGC में कुछ अप्लाई करना है तो तुम क्या करोगे। तो मुझे एकदम क्लिक नहीं किया। मैंने बोला कि अब मुझे ये पता था कि ONGC तो ऑयल ड्रिलिंग से डील करता है तो ऑब्वियसली ऑयल वेल का लेवल रहता है। तो मैंने बोला कि सर हम ऐसा इक्विपमेंट बना सकते हैं कि जो सीधा मतलब ऐसा लेवल डिटेक्ट करे और उस हिसाब से ट्वीट कर सकेगा कि हाँ हमारे इतना ऑयल बचा हुआ है, इतना ये करके। तो मतलब इतना था कि वो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड थे उस समय। इसके बाद मैंने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी उसमें मेंशन किया था जो ऑनलाइन हमने सबमिट किया था। तो उन्होंने पूछा कि तुमने वो जॉब क्यों छोड़ दी करके। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मैम वो ऐसा है कि मेरा जॉब ये था कि मैं गेट एकेडमी में कंटेंट एडिटर एज अ काम करता था और वो टेम्प्रेरी जॉब ही थी। ऐसा मेरा इंटेंशन था कि गेट निकालूँ करके और उसके बाद PSU में जाऊँ करके। मैंने ये भी बताया कि जो मेरे बॉस है मतलब जो सर उमेश धांडे सर, वो भी उन्होंने भी सपोर्ट किया इस चीज़ का। और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनका कोई स्टूडेंट मतलब कोई जॉब छोड़ के ऐसा रहे। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि वो टेम्परेरी जॉब था। तो उन्होंने फिर डिटेल में पूछा कि तुम करते क्या क्या थे। तो मैंने सारे एक्सप्लेन किया कि मैं जो बुकलेट्स है उस पर काम किया, टेस्ट सीरीज़ पे काम किया, स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करते थे। तो वो भी फिर ह्यूमरसली उस चीज़ को लिए कि अरे अच्छा मतलब स्टूडेंट के डाउट क्लियर करते करते तुम्हारा भी गेट हो ही गया। बोला हाँ सर, मेरा शुरुआत से यही इंटेंशन था ज्वाइन करने का। तो ऐसे ही मेरा इंटरव्यू चला, बस इतना ही हुआ। फिर उन्होंने थैंक यू बोल के मुझे बोला। और हुआ ये भी था ना कि मैंने जब वीकनेस वहाँ मेंशन की थी ना, तो वीकनेस मैंने ऐसे मेंशन की थी कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच हो जाता हूँ तो छोड़ना मुश्किल होता है किसी भी पर्सन या थिंग को। फिर ये भी था कि
मैं मतलब किसी भी काम पे इतना ज़्यादा कमिटेड हो जाता हूँ कि ना मेरी सोशल लाइफ उससे इफ़ेक्ट होती है। मैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। और मैंने ये भी बताया कि मैं थोड़ा डे ड्रीमिंग करता हूँ करके। तो उसके बाद उस पे आए वो तो उन्होंने बोला कि डे ड्रीमिंग करते हो क्या काफ़ी। बोला नहीं मैम, अभी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, करता तो हूँ पर थोड़ा थोड़ा मैं पूरी कोशिश करता कंट्रोल करूँ करके। फिर उन्होंने बोला कि टाइम मतलब अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्या, मतलब वर्क अपना स्टडी टाइम और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसा होता है मैम, गेट का एग्ज़ाम था तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट फेज़ है ये, तो मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता था। तो मैं फुल कमिटमेंट देता था कि पढूं, तो उसके कारण थोड़ा हो जाता था करके। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर मैनेज करना सीखो करके। इसके बाद मेरा इंटरव्यू था HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। तो मैं आपको बताता हूँ कि HAL में ना असल में ना 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है, मतलब 2 चॉइसेस रहती है। एक डिज़ाइन ट्रेनी होता है और एक मैनेजमेंट ट्रेनी होता है। तो मैंने मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए अप्लाई किया था। मतलब एज जैसे नाम सजेस्ट करता है, डिज़ाइन ट्रेनी थोड़ा डिज़ाइन वाला पार्ट संभालते हैं और मैनेजमेंट ट्रेनी मतलब थोड़ा मैनेजमेंट वाला। तो मेरा इंटरव्यू हुआ। तो सबसे पहले मैं एंटर किया तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने पूरा अपना आंसर जो प्रिपेयर किया था मैंने उसमें बताया। मैंने बताया था कि मेरा गेट एकेडमी में वर्क एक्सपीरियंस है करके। तो वो फिर पूछ रहे थे कि क्या क्या काम करते थे। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि सर ऐसा था कि मैं गेट बुकलेट पे काम किया, टेस्ट सीरीज़ पे काम किया, बच्चों को डाउट क्लियर किया। तो ये सब काफ़ी सेटिस्फाइड थे उन लोग। फिर इसके बाद पूछे कि HAL के मतलब प्लेन वेन के बारे में क्या जानते करके। तो मैंने बताया कि सर मैं एवियोनिक्स के बारे में जानता हूँ। तो बोलते क्या, उन्होंने पूछा क्या होता है एवियोनिक्स। तो हुआ क्या था कि ना मुझसे पहले जो लोग गए थे ना उनसे भी एवियोनिक्स का कुछ कुछ पूछा था, पर कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया था। और मेरा ऐसा था ना कि मैं नेशनल ज्योग्राफी बचपन से काफ़ी देखा हूँ, तो मुझे ये सब का ना इसलिए आइडिया था। तो मैंने बता रहा हूँ ना कि ऐसा होता है ना कि आप जो जो छोटी छोटी चीज़ें आप कभी देखे भी होंगे ना वो हेल्प करता है करके। तो मैंने सबसे पहले बताया कि एवियोनिक्स स्टैंड्स फॉर एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, मतलब क्योंकि ये अभी तक कोई नहीं बताया था ना। तो बोले इसके अंदर क्या क्या आता है। मैंने बताया कि सर ये सारे सिस्टम है कि जो IR लेज़र डिटेक्ट करता है, मतलब IR सेंसर रहता है जो पूरा डिटेक्ट करता है IR रेडिएशंस को। रडार सिस्टम आता है, ऑटो पायलट आता है, फिर मिसाइल को भगाने वाला सिस्टम आता है। मतलब मेरे को नाम नहीं पता था। तो उन्होंने पूछा इसका नाम क्या है करके। तो मैं बोला सर इतना तो नहीं पता करके। तो बोले कि उन्होंने फिर मुझे नाम बताया कि ऐसा होता है। फिर मैंने 2-3 और टेक्नोलॉजी बताई। मैंने बताया सर ऑटो पायलट है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऑटो पायलट इलेक्ट्रॉनिक है कि मैकेनिकल है करके। तो मैं बोला कि सर दोनों है। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक है कि मैकेनिकल है कि दोनों है। तो मैंने बोला कि सर दोनों। तो बोले क्यों। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सर मतलब तब यूज़ होता है जब वो नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। नेविगेशन मतलब GPS वगैरह से प्लेन अपनी लोकेशन डिटेक्ट करता है कहाँ है, फिर उसको कोर्स में एक सेट किए रहते कि इस कोर्स में फ्लाई करेगा प्लेन। तो बोले ठीक है ये तो इलेक्ट्रॉनिक है। तो मैं बोला सर मैकेनिकल पार्ट तब आता है जब आप अब जैसे ऑब्वियसली प्लेन का जो स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। तो जब तक आप विंग्स को उसके कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक प्लेन डायरेक्शन नहीं दे सकते ना। तो मैं बोला सर वो पार्ट मैकेनिकल पार्ट आ जाता है कि आप प्लेन को डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू मैकेनिकली कंट्रोल होता है करके। तो काफ़ी खुश थे फिर उन लोग। फिर उन्होंने पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या है करके। मैंने बताया सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उन्होंने फिर मुझे अलग अलग ICs के नंबर पूछे कि एंड गेट की IC क्या होती है, और गेट की क्या होती है, वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, कैसे काम करता है करके। उन्होंने मुझे पूछा कि पैकिंग होती है जो ICs की उसके बारे में पूछा। तो मैंने बताया सर एक DIP पैकिंग होती है, डुअल इनलाइन पैकेज करके। तो बोले इसके अलावा कुछ बताओ। तो मुझे एकदम याद तो नहीं आ रहा था, पर मुझे इतना पता था कि ना जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर रहता है उसमें ना QIP रहता है, क्वाड इनलाइन पैकेज ऐसी कुछ बोलते हैं। तो मैंने वो बताया। तो उससे अब ऐसा है ना कि आप जो जो वर्ड यूज़ करेंगे ना उसी के थ्रू आपका इंटरव्यू प्रोसीड होगा। तो मैंने प्रोसेसर के बारे में बताया। तो उन्होंने पूछा कि प्रोसेसर्स के नाम बताओ कुछ कुछ। सब मैंने बोला सेलेरॉन है, फिर मैं बोला i5 है, AMD होता है, ये सब प्रोसेसर्स रहते हैं। काफ़ी खुश हुए। फिर वो उन्होंने पूछा EDC के बारे में। तो उन्होंने पूछा EDC कहाँ से पढ़े हो करके, कौन सी बुक से। मैं बोला सर कोई बुक से नहीं पढ़ा। तो बोले क्यों। फिर मैंने बताया कि सर मेरे एकेडमी के नोट्स ही बहुत अच्छे थे, तो कभी मुझे नीड ही नहीं आई कि मैं कहीं और जाऊँ करके।
मैंने ये सब बताया कि ऐसा ऐसा था करके। फिर उन्होंने बताया कि ये बुक अच्छी करके। फिर ईडीसी के क्वेश्चंस पूछना चालू किए, ट्रांजिस्टर की थोड़ी बहुत वर्किंग। फिर बोले कि हीट कैसे जनरेट होती है। मैंने बताया सर रेजिस्टिव पाथ है तो हीट डिसिपेट करता है। तो मैंने बताया उसके लिए हीट सिंक होता है करके। फिर उन्होंने बोला कि ट्रांजिस्टर में एक ऐसा वो रहता है कि कंटिन्यूस हीट के थ्रू मतलब हीट के बारे में कुछ पूछ रहे थे। तो ऐसे ही था कि वो मुझे पूछना चाह रहे थे रन अवे इफेक्ट। तो मैं उतना क्लियरली उस टाइम नहीं समझ पाया कि वो बोलना क्या चाह रहे। तो मैंने बताया कि उन्होंने ऐसा नाम ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया था। उन्होंने बोला कि ट्रांजिस्टर में एक ऐसा होता है ना प्रोसेस जिसके थ्रू कुछ कुछ होता है। मैंने बताया हाँ सर, पहले टेम्परेचर बढ़ता है, उसके कारण फ्री में कैरियर्स बढ़ते हैं, तो फ्री कैरियर बढ़ने के कारण करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ने से फिर टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है जो सर्कल में चलता है और उसके कारण टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फाइनली ऐसी जल जाती करके। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इसका नाम क्या है। तो मुझे उस टाइम क्लिक नहीं किया। फिर उन्होंने बताया रन अवे इफेक्ट करके। मैंने बोला ओके सर करके। तो बोले इसको बचाने के लिए क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि सर हीट सिंक यूज़ करते हैं जो बाहर में लगा रहता है। और ये सब आया कहाँ से था, जब मैंने 7805 के बारे में बताया था। तो आप जो जो बोलते जाएंगे ना वैसे वैसे आपका इंटरव्यू प्रोसीड होते जाता है। फिर उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी कि मान लो तुम्हें ऐसे जॉब में बैठा रहे हैं जहाँ तुम्हारा ऐसा काम है कि सिर्फ जो स्पेयर पार्ट्स ले जा रहे हैं तुमको उसको रजिस्टर में मेंटेन करना है। तो क्या करोगे तुम करके। बोले ये तो कोई इंटरेस्ट का काम नहीं करके। तो अब ना यहाँ एडवांटेज आता है कि अगर आप कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना, और वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताऊँगा मेरा HAL में सिलेक्शन हो गया है। और मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस वहीं किया था कि मैं कंपनी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ के गया था। उनके CMD से लेके उनका कौन क्या काम करता है, वहाँ पे क्या क्या डिविजन्स है, वहाँ पे सब पढ़ के गया था। तो उन्होंने जब मुझे क्वेश्चन पूछा कि तुमको इस डिवीज़न में डाल देंगे क्या करोगे। तो मैंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ तो मैं काम करूँगा। फिर मैंने बोला कि सर मैंने आपकी साइट पढ़ी है, उसमें ऐसा मेंशन था कि आपके यहाँ जॉब रोटेशन पॉलिसी है करके। उसके कारण अगर मुझे शुरुआत में यहाँ भी डाल दिए तो भी मैं जॉब रोटेशन के थ्रू मेरा कोई और डिपार्टमेंट शिफ्ट हो ही जाएगा बाद में। तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। उन्होंने खुद मुझे मुंह पे तारीफ़ करके बोला कि चलो यार कोई तो पढ़ के आया है कंपनी के बारे में। मैंने ये भी वहाँ स्पेसिफाई किया कि सर जो अभी CMD है राजू सर, वो इसी के थ्रू जॉब रोटेशन पॉलिसी के थ्रू इस फील्ड में जाके आ चुके हैं करके, उन्हें इसलिए इतना नॉलेज है। तो उन्होंने मेरे को मुझे बोला कि उनका पूरा नाम क्या है करके। तो मैं क्लिक नहीं कर पाया था उस टाइम। तो थोड़ा ह्यूमरस टाइप का एटमॉस्फेयर हो गया था, लाइट ही था, हंस रहे थे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि सच सच बता और कौन कौन सी कंपनी में इंटरव्यू हो गए और किस किस का बचा है। तो मैंने बताया कि सर मैं BBNL में जा चुका हूँ, बार्क में जा चुका हूँ, ONGC में जा चुका हूँ अभी। तो उन्हें बोला कि चलो मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे, तो क्या बोलोगे। तो मैंने बोला कि सर HAL। तो उन्होंने मुझे सीधा पूछा कि तुम BBNL में क्या बोल के आए करके। तो नहीं, हाँ हुआ। उन्होंने मुझे पूछा कि कौन कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दे के आ चुके हो करके। तो मैंने बताया कि ये कंपनीज़ में इंटरव्यू दे चुका हूँ करके। तो उन्होंने पूछा वाई HAL। तो मैंने बोला कि उन्होंने मुझे पूछा कि BBNL में तुमने क्या बोल के आए हो करके। तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली मुझे टेक्निकल जॉब में इंटरेस्ट है। सिर्फ मैंने इतना फिनिश किया। बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सुनना, सिर्फ सीधे सीधा बताओ कि तुमने क्या बोला, BBNL में ज्वाइन करोगे कि नहीं। तो मैंने बोला कि हाँ सर मैं बोल के आया BBNL में BBNL ज्वाइन करूँगा करके। तो बोले कि अब मैं तुम्हें सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर तुमको HAL में मौका मिलेगा तो कहाँ जाओगे, HAL की BBNL। तो मैं बोला कि सर मैं HAL ज्वाइन करूँगा। तो सब हंस रहे थे। तो मैंने फिर बोला कि सर अब ऐसा है कि कहीं भी गारंटी नहीं है कि कहीं जॉब मिल जाएगा करके। तो बोले कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझता हूँ करके। तो ये ऑनेस्टी का एक फ़ायदा मिलता है वहाँ पे कि मैंने ऑनेस्टली बताया कि मैं BBNL में बोल के आया हूँ। और बात यह है कि ना इतने सारे इंटरव्यूज़ ले रहे हो, इतने साल से रहना है, तो उनको सब आइडिया है कि उन्होंने मुझे बताया कि ना मुझसे ही पहले कोई आया था, वो तो बोलता है कि यार मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछे कि BBNL ज्वाइन करोगे कि नहीं करके। तो ऑब्वियसली वो वहाँ पकड़ लेते हैं आपको। तो ऑनेस्टी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी पूछा, अब जैसे मैंने बताया कि प्रोसेसर के बारे में बताया कंप्यूटर के, तो उन्होंने फिर ये भी पूछा कि प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बना सकते हो क्या करके। तो मैंने बोला कि सर आर्किटेक्चर तो याद नहीं, पर मुझे याद है कि क्या क्या ब्लॉक्स रहते हैं करके। फिर और टेक्निकल क्वेश्चन भी थोड़े पूछे कि ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक वो ड्रॉ कर रहा था जो
हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ना कि सैचुरेशन कौन से वोल्टेज इसमें आता है, कौन से इसमें माइनस वी सेट जाता है, कौन सा वी सेट। तो बोले नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, कि तुमने ऐसा पढ़ा होगा रेजिस्टेंस वगैरह। तो मैंने बोला हाँ सर, इनपुट रेजिस्टेंस उसका लो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है, CMRR होता है, फिर गेट बायस करंट होता है, बायस वोल्टेज होता है, ये सब मैंने बताया वहाँ पे। फिर फाइनली उन्होंने पूछा कि क्या क्या पैकेज ऑफ़र कर रही बाकी कंपनीज़, तो मैंने ऑनेस्टली ये भी बताया। तो ओवरऑल वो बहुत खुश थे कि मतलब वो ना आप रिएक्शन से ही जज कर सकते हैं उनके, कि वो बहुत खुश थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब मैं उसी टाइम श्योर हो गया था कि मेरा HAL में हो जाएगा, और फाइनली मेरा HAL में सिलेक्शन हो भी गया। तो इसके बाद मेरी अगली कंपनी थी इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल में ना इस बार थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी शायद, तो मतलब अभी उन्होंने ऐसा क्लियर नहीं किया, पर रैंक ना काफ़ी पीछे तक बुलाया था, मतलब 350 भी जनरल तक रैंक गया था। तो इंडियन ऑयल में इंडियन ऑयल का ये भी गेट के पहले ही आया था, जनवरी के टाइम पे ही नोटिफिकेशन इसका। तो हमने फॉर्म फिल किया और फिर इंटरव्यू का कॉल आया था। तो मैंने उसमें इंटरव्यू का ना लोकेशन चूज़ करने बोलते, तो मैंने कोलकाता लोकेशन चूज़ किया था। फिर मैं जब लोकेशन पे पहुंचा, सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई। इंडियन ऑयल में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि 85% ना गेट का वेटेज रहता है, 10% इंटरव्यू का, और 5% जो रहता है ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क। यहाँ पे ना दोनों होता है, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क। तो मेरा पहले इंटरव्यू हुआ, तो मैं गया अंदर। तो ये कॉमन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है वही पूछा उन्होंने कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने पूरा जो प्रिपेयर किया था कि अपने बारे में, फिर अपने घर के बारे में, मैं कहाँ से पढ़ा, फिर मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पास्ट में जो जॉब किया उसका एक्सपीरियंस, सब मैंने इसमें बताया। तो वो सुन रहे थे उस टाइम तक। फिर मैंने मेंशन किया था कि फ़ुटबॉल के बारे में। तो और हाँ, हुआ क्या था इसमें कि ना हर कंपनी अलग अलग ना आपको मतलब वहाँ पे ना रेज्यूमे आपका नहीं देखते उन लोग, उनका ना अलग अलग फॉर्मेट में एक शीट रहता है, उसमें ना आपको अपने आंसर्स फिल करने रहते हैं। आंसर्स इन द सेंस इंडियन ऑयल में ये था कि उन्होंने ना वहाँ पे अपनी हॉबीज़ पूछी थी, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट करके एक कॉलम था। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ना मैंने फ़ुटबॉल डाला था। मतलब मुझे एकदम श्योर नहीं था कि वो टेक्निकली पूछ रहे हैं या ऐसे इंटरेस्ट करके, क्योंकि मैं स्टेट लेवल फ़ुटबॉल खेला, तो मैंने इसलिए इंटरेस्ट में फ़ुटबॉल डाला था। तो ये हुआ। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो नॉर्मल थे कि आपके कितना, कौन से सेमेस्टर में कितना परसेंटेज था, क्योंकि वो पूरा वहाँ पे देखते हैं करके। तो अगला मतलब जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद जो क्वेश्चन था वो ये था कि फ़ुटबॉल के बारे में उन्होंने मुझे सीधा बोला कि तुमको देख के लगता नहीं है कि तुम फ़ुटबॉल खेलते हो करके। तो मैं बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि मैं स्टेट लेवल भी खेला हुआ हूँ, कोई ऐसा बोल रहा है तो प्रेशर सिचुएशन डेवलप हो गया था वहाँ पे। तो मैंने बोला नहीं नहीं सर, मैं खेला हूँ। तो उन्होंने पूछा कौन से पोजीशन पे खेलते हो, तो मैंने बताया कि सर मैं लेफ़्ट बैक खेलता हूँ करके। तो बोले कि हाँ मैं भी, वो इंटरव्यूअर ने बोला कि मैं भी फ़ुटबॉल खेला हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि उन्हें काफ़ी नॉलेज है करके। तो बोले कि देखो यार, तुम लेफ़्ट बैक खेलते हो, तुम्हारा फिजिक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है करके कि जो डिफेंडर को चाहिए करके। तो मैंने बताया नहीं सर, कि भले ही मतलब मेरी हाइट कम है या वो मैं एकदम टैकल अच्छे से न दे पाऊँ, पर मैं बहुत एजाइल हूँ, तो मैं मतलब किसी भी फॉरवर्ड को निकलने नहीं देता। मतलब मैं यहाँ मेन पॉइंट जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ना, कि आप जो भी बोले ना, आपको वहाँ पे डिफेंड करते आना चाहिए करके। तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं ना, वो एक एक चीज़ को आपके पास उसका रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों बोल रहे करके। तो ये बात हुई। तो बोले नहीं यार, वैसा नहीं होता, फुटबॉल में फिजिक्स तो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि सर आपने लियोनेल मेसी का एग्जांपल, मतलब लियोनेल मेसी के बारे में सुना होगा। मैंने बोला कि सर उसकी भी हाइट कम है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड भी नहीं है, पर तो भी वो वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉलर बोलते हैं उसको करके। तो बोले कि वो तो ठीक है यार, पर वो फॉरवर्ड खेलता है, तुम डिफेंडर हो करके। तो ऐसा थोड़ा बहुत चला, वो थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रहे थे। आपको टेस्ट भी करते हैं ना कि आप रियल बोल रहे हो कि नहीं करके, वहाँ वो टेस्ट हो जाता है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम 4 मुझे रीज़न दो कि क्यों तुमको PSU जाना है और क्यों प्राइवेट नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि सर PSU में जॉब सिक्योरिटी मिलती है, फिर पर्क्स बहुत अच्छे हैं करके, फिर यहाँ इनिशिएटिव अच्छे हैं करके, कि CSR इनिशिएटिव्स बोलते हैं उन्हें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मतलब ऐसा है कि ना आप काम के साथ साथ ना आप सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैंने बोला कि सर वो भी बहुत अच्छा बात है करके। फिर मैंने बोला कि सर मुझे फ़ुटबॉल में भी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला कि फिर जो दूसरे इंटरव्यूअर थे उन्होंने बोला कि यार अगर तुमको लगता है कि तुम यहाँ फ़ुटबॉल खेलने आए हो तो भूल जाओ करके।
तो मेरा एकदम मतलब ना थोड़ा बैलेंस बिगाड़ दिया था, जो रहता है ना कि आप कंपोजर मेंटेन करते हैं, वो थोड़ा बिगड़ गया था कि आपको एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है कोई करके। तो बोले कि तुम ठीक है फुटबॉल में इंटरेस्ट है वो अच्छी बात है करके, बोले कि जो प्लेयर रहते हैं इंडियन ऑयल से जो खेलते हैं वो स्पेशली रिक्रूटेड रहते हैं, ऐसे नहीं कि तुम ऑफिसर पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए तो ऑफिसर लोग को ये सब काम नहीं करना रहता, उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो उन्होंने ये भी बोला कि मैंने जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया कि बोले कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम गवर्नमेंट जॉब में आके पब्लिक सेक्टर में आके तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि आराम से रहोगे या ऐसा कोई टेंशन नहीं तो भूल जाओ करके, पब्लिक सेक्टर में भी काम रहते हैं बहुत करके। मैंने बोला नहीं सर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑनेस्टली काम करूँगा करके, आपको ना कंटिन्यूसली ऐसे डिफेंड करते रहना है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो दूसरे इंटरव्यू थे, बोले कि मैं तुम्हें ऑब्ज़र्व किया जब तुमने वीकनेस भी बताई मुझे, तो मैंने वीकनेस क्या क्या बताई थी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो वीकनेस मैंने बताई थी कि मेरा ना मैं बहुत जल्द अटैच हो जाता हूँ किसी भी चीज़ों से या इंसान से, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती छोड़ने में। तो ना वीकनेस हमेशा आपको ऐसी बतानी है कि ना जो थोड़ी मैनिपुलेटिव हो, मतलब वीकनेस के अंदर ना हिडन स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो ये वीकनेस ऐसी कि ना आप मतलब अगर आप बोल रहे कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ये दिखता है कि आप ऑनेस्ट हो करके, आप कंपनी के लिए डेडिकेटेड हो, कंपनी भी ऐसे छोड़ के भाग नहीं जाओगे करके। फिर मैंने बताया कि सर मैं जो भी काम करता हूँ कभी, तो उसके लिए इतना अटैचमेंट हो जाता है उस काम के लिए कि ना मैं बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता, जिससे मेरी सोशल लाइफ इफेक्ट होती है, स्पेशली मतलब फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। तो मैंने वहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि सर अभी गेट का एग्ज़ाम था तो तैयारी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना रहता था कि इतने आवर स्पेंड करने पड़ते थे कि मैं घर में कम बात कर पाता था करके। फिर मैंने और वहाँ पे ये भी बताया था कि मैं थोड़ा डे ड्रीमिंग भी करता हूँ, पर मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ करके, योगा करता हूँ ताकि मेरा कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो और ये सबसे ऐसा थोड़ा हटे करके। तो मैंने ये वीकनेस बताई थी। तो उन्होंने जब मुझे सुना, उन्होंने बोला कि यार तुम बहुत डिप्लोमेटिक आदमी हो करके, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बोला। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग रहता है करके कि आपका इंटरव्यू पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ऐसे करके। तो मैंने खुद को डिफेंड किया कि नहीं सर बात ये है कि ये वीकनेस सच में मुझे फील हुई है करके। वो बोलते कि नहीं ये गूगल से उठाई हुई हैं वीकनेसेस, तो मतलब कोई भी अपनी तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी वीकनेस नहीं बताना चाहते तो तुम्हारे ऊपर है, पर ये सब ऐसा नहीं है। तो मैं खुद भी तभी भी डिफेंड कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन दिया, उसके बाद उन्होंने पूछा वुड यू लाइफ फॉर द कंपनी करके। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा आंसर ना ट्रिकी रहता है कि हाँ भी बोलो तो भी फंसोगे, नहीं भी बोलो तो भी फंसोगे। तो मैंने बोल दिया यस करके। तो उन्होंने पूछा क्यों, तुम्हारे मॉरल वैल्यूज़ को क्या हुआ करके। तो मैंने बोला कि सर ऐसा नहीं कि मॉरल वैल्यूज़ के साथ पूरा सेक्रीफाइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ मैं, पर यह है कि मतलब मैं ऐसा भी झूठ नहीं बोलूँगा ना कि किसी कस्टमर को एकदम ही हर्ट हो जाए करके, मतलब आपको ये ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। तो हंस रहे थे वो मुझ पे कि कैसे ट्रेड ऑफ करोगे करके। तो मैंने बोला कि सर मतलब ऐसा भी नहीं कि कस्टमर का पूरा नुकसान हो जाए और ऐसा भी नहीं कि मैं कंपनी के बारे में कुछ बोल ना पाऊँ करके, तो बीच में मैं रखूँगा करके। तो इसके बाद मैंने बोला कि सर मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगा कि इंडियन ऑयल जो कंपनी है वो इतने 50 ईयर्स एग्जिस्टेंस में है और वो अपने नाम के लिए और क्वालिटी के लिए डिफाइंड है। तो मैंने बोला कि सर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इंडियन ऑयल में आने के बाद मुझे ऐसा झूठ बोलने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन ऑयल की क्वालिटी ही इतनी अच्छी है। तो आपको ना थोड़ा ये भी दिखाना है कि आप कंपनी की तरफ मतलब आप कंपनी को अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो पर्सन उस कंपनी में काम कर रहा है तो वो बुरा भी एक्सेप्ट ज़्यादा नहीं करेगा अपनी कंपनी के बारे में। तो अगर आप अप्रिशिएट भी करेंगे उस कंपनी के बारे में ना, तो ये प्लस पॉइंट रहता है करके। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि बोले कि अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे तो तुम ऑब्वियसली बोलने वाले हो इंडियन ऑयल करके, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था कि डिप्लोमेटिक आदमी हो करके। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि तुम बोलोगे इंडियन ऑयल। तो मैंने बोला हाँ सर इंडियन ऑयल ही ज्वाइन करना है करके। तो बोले कि चलो अब मैं ये पूछता हूँ कि अगर इंडियन ऑयल के अलावा कौन सी कंपनी जाओगे तब क्या तुम बोलोगे करके। तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा, तो मैंने फिर बोला कि सर ONGC। तो बोले क्यों यार ONGC क्यों? बोले कि अभी तो देखो ऑयल एंड नेचुरल गैस तो ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं वाली करके, शेल गैस आ रहा है करके। तो मैंने बोला कि नहीं सर ऐसा बात नहीं है, अभी मतलब ONGC भी ऐसी कंपनी जो कंटिन्यूसली अभी नए नए इसमें सेक्टर्स में उतर रही, मतलब वो रिन्यूएबल सेक्टर में भी मैंने बताया, क्योंकि मेरा ONGC का इंटरव्यू पहले हो चुका था ना, तो मैंने पढ़ के रखा था। तो मैंने बताया कि सर वो न्यूक्लियर इसमें भी थोड़ा कुछ काम कर रही, सोलार इसमें काम कर रही, जियोथर्मल में काम कर रही करके। तो इसीलिए
ये सब चीज़ें, इसलिए ओएनजीसी ऐसा नहीं कि कुछ साल बाद बंद हो जाने वाली करके। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो वीकनेस में उन्होंने मुझे टॉन्ट किया था, तो सेम ये वीकनेस ना मेरी ओएनजीसी में भी ना पूछी गई थी कि और मैंने सेम आंसर्स दिए थे। तो आप ये देखिए कि ना यहाँ पे ना इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर कितना डिपेंड करता है करके। मैंने वहाँ भी सेम वीकनेस बोली कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच होता हूँ। फिर मैंने ये भी बोला कि सर मैं एक काम को जब करता हूँ तो एकदम डेडिकेशन से, तो मेरी सोशल लाइफ इफेक्ट होती है, और ये भी कि डे ड्रीमर हो। तो वहाँ पे अप्रोच क्या हुआ मैं बताता हूँ। ओएनजीसी में उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम यार मतलब ऐसे बैलेंस नहीं कर पाते क्या कि वर्क लाइफ और मतलब अपने फैमिली के साथ। तो बोला हाँ मैम, थोड़ी दिक्कत तो हुई थी करके, क्योंकि गेट ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको पूरा एफर्ट डालना है करके, क्योंकि आपका फ्यूचर इस पे डिपेंडेंट है करके। तो मैं पूरे टाइम इसमें इन्वेस्ट किया था और थोड़ा ये दिक्कत हो जाती थी। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सीखो करके। और मैंने सेम वीकनेस इंडियन ऑयल में बताई। तो आप ये देखिए कि दोनों के इंटरव्यूअर के बीच में कितना कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है करके। वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि इम्प्रूव करने के लिए और एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा नेगेटिव साइड में मतलब थोड़ा प्रेशर डाला मुझ पे। इसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि टेक्निकली अगर बोले तो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है करके। तो मैंने बोला कि सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे बहुत पसंद है करके। तो उन्होंने पूछा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि तुमने कोई इस पर प्रोजेक्ट किया है क्या। तो मैंने बताया कि सेल्फ़ पार्किंग कार की है, मतलब एक प्रोजेक्ट था सेल्फ़ पार्किंग कार करके। तो बोले कि एक्सप्लेन करो करके। तो मैं बोला कि सर मतलब मैं चाहता था कि मैं ऐसे मिनिएचराइज़ करके दिखाऊं कि कैसे कार थी और कैसे स्पेस अवेलेबल था, कैसे पार्क होता। तो मैंने बोला कि सर कैन आई यूज़ दिस करके, मतलब वहाँ पे ऐसे ट्रे रखा हुआ था, वो रखा था। तो बोले नहीं नहीं, हमको ब्रीफ में ही सुनना है करके। और मोस्ट ऑफ द पीएसयू में ऐसे ही उन्होंने बोला कि ब्रीफ में ही एक्सप्लेन करो करके प्रोजेक्ट के बारे में। फिर मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा होता है, जो वर्किंग थी मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया करके। फिर उन्होंने मतलब इसमें मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ था एक सेंसर, जिससे आप ना नाप सकते हैं कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, मतलब आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये डिस्टेंस वाला सेंसर काम कैसे करता है करके। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला सॉरी सर, मुझे आइडिया तो नहीं है। तो उन्होंने पूछा हैव यू हर्ड ऑफ डॉपलर्स करके, सिर्फ उन्होंने उतना बोला। तो मुझे क्लिक कर रहा था, मैंने डॉपलर फ्रीक्वेंसी सुना है, डॉपलर इफेक्ट सुना है, डॉपलर शिफ्ट सुना है करके, पर डॉपलर्स करके। तो मैंने बोला कि सर मैं एकदम श्योर नहीं हूँ करके, पर मैं बोला कि श्योर नहीं हो, तो बोले मत बताओ करके। फिर उन्होंने मुझे खुद एक्सप्लेन करना चालू किया। तो मतलब ये थोड़ा इंटरव्यू ऐसे प्रेशर वाला था। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डॉपलर्स क्या होता है करके। उन्होंने मुझे बताया कि उसके बारे में, तो मैं समझा कि ये डॉपलर इफेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं करके। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, बोले कि एम्बुलेंस सिग्नल काम कैसे करता है। तो ये थोड़ा एकदम ऑकवर्ड एग्जांपल मुझे उस टाइम लगा कि क्या पूछ रहे करके। तो मैंने इन्हें भी थोड़ा स्टूपिड सा आंसर दिया उस टाइम पे। मैंने बोला कि एम्बुलेंस सिग्नल तब काम करता है जब उसके अंदर पेशेंट हो करके, तभी उन लोग एम्बुलेंस का सिग्नल चालू करते करके। तो हंसने लग गए, बोले नहीं नहीं, बोले कि आवाज़ कैसी आती है करके। फिर मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गया, तो बोले आवाज़ निकालो करके। तो मैंने वहाँ पे 5-6 पैनल में लोग बैठे थे इंटरव्यू में, मैंने उनके सामने आवाज़ निकाली टू डू करके। बोले हाँ ठीक है, यही सुनना चाहता था। बोले कि अब तुम ये बताओ कि अगर कोई वो एम्बुलेंस तुम्हारे साइड आ रही है तो क्या होगा। मैं बोला कि सर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बोले नहीं नहीं, मेरे को आवाज़ निकाल के बताओ। तो मैंने बोला टू डू करके। तो मैंने देखा कि पैनल में भी हंस रहे थे, थोड़ा ह्यूमरस मतलब लाइट एटमॉस्फेयर रहता है, पर चलते रहता है ऐसा। तो उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली दिस इज़ डॉपलर्स करके। बोले कि जब कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे साथ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ के बीच डिस्टेंस कम हो जाता है वेव्स के बीच में, और फ्रीक्वेंसी कम मतलब बढ़ जाती है ऐसा करके। तो मैंने बताया ओके सर, मतलब आपको ना वहाँ एक्सेप्टेंस भी दिखाना है कि आपको जो चीज़ नहीं आती और वो बता रहे हैं ना, तो आपको एक्सेप्ट भी करते आना चाहिए करके। फिर उन्होंने उसके बाद मुझे एकदम अलग क्वेश्चन पूछा, है व्हाट इज़ बर्नौलीज़ करके। तो अब ये बर्नौली होता है असल में ना फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और जनरली हम 11th-12th में भी पढ़ते हैं कि बर्नौली थ्योरम क्या होता है करके। तो मैंने फिर से बोला कि सर आई थिंक करके। तो बोलते थिंक। तो अब हुआ क्या था, पिछले बार मैं सही सोच रहा था पर मैंने बताया नहीं था, मैं बोला इस बार मैं बताऊंगा। तो मैंने फुल एक्सप्लेन किया कि सर बर्नौली एक थ्योरम है जो रिलेशन प्रोवाइड करता है आपको वेलोसिटी, प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो उन्होंने कहा ओके करके।
फिर जब ऐसा था, मैंने बोला था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन्होंने बोला कि मान लो हम तुमको 10 करोड़ रुपए दे रहे हो, तुम अकेले आदमी हो, तुमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करके इंडियन ऑयल में कुछ चेंज लाना है, तो तुम क्या लाओगे करके। तो मैंने सोचा वहाँ पे ना आपका दिमाग कंटिन्यूस ऐसे चलते रहना चाहिए। तो मैंने बोला सर मैं ऑटोमेटिक पेट्रोल पंप बनाऊँगा। तो बोले कि कैसे। मैंने फिर एक्सप्लेन किया कि सर अभी होता है कि पेट्रोल पंप पे आदमी रहते जो वहाँ पैसा लेते हैं और आपको जितना आप क्वांटिटी पेट्रोल भरे बोलते हैं उतना भर के देते हैं आपको। मैं बोला कि सर इसमें मैन पावर भी खर्चा होता है, तो इंडियन ऑयल की काफ़ी सेविंग हो जाएगी, मतलब ये थोड़ा आपको ना इम्प्रेस करना है वहाँ पे। तो बोले कि एक्सप्लेन करो कैसे करोगे करके। तो मैंने बताया कि सर ऐसा सिस्टम लगाऊंगा एटीएम टाइप का, कि आप उसमें मनी इंसर्ट कर रहे हैं, आप डाल रहे कि आपको कितना लीटर पेट्रोल चाहिए, कितने अमाउंट का पेट्रोल चाहिए, फिर आप होज़ उठा रहे हैं, उसमें आप अपने कार की टंकी में लगा रहे हैं, और काम होने के बाद होज़ वापस रख के जो चेंज बाकी बचा है वो लेके चले जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो यार ये तो ठीक है, पर बोले कि देखो तुम इंडिया में रहते हो, तो वो तुम बोलते कि तुमको लगता है इंडियंस ऐसे करेंगे, मतलब इंडिया में लोग ऐसे हैं ना कि पेट्रोल पंप मतलब होज़ का काम हो गया ना तो होज़ नीचे फेंक के चले जाएंगे करके, और वो ठीक भी है करके, मतलब वो मुझे प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहे थे कि तब क्या करोगे करके। तो मैं सोचा, फिर मैंने बोला कि सर मैं होज़ से ना ऐसे एक स्ट्रिंग अटैच करूँगा रील से, कि जैसे ही वो थोड़ा ढीला हो जाए ना तो अपने आप वापस स्ट्रेच करेगा करके। तो बोले कि कुछ और। तो मैंने सोचा, बोला सर अभी तो क्लिक नहीं कर रहा उतना। तो उन्होंने बताया कि वाई नॉट यूज़ एटीएम कार्ड टाइप का, कि जब तक तुम मतलब सबका किसी को कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, सब कार्ड डाले अपना जो नॉर्मल सिस्टम है कि वैल्यू डाले कि कितना है, और जब तक तुम होज़ वापस ऊपर नहीं रखोगे करके तब तक तुम्हारा कार्ड बाहर ही नहीं आएगा। तो मैंने बोला हाँ सर ये तो अच्छा सिस्टम है, इट्स अ बेटर सिस्टम करके। तो उन्होंने बोला वी नीड बेटर सिस्टम्स करके। तो ये इंटरव्यू ने इसलिए मुझे थोड़ा प्रेशर वाला फील आया इसमें। इसके बाद मैंने CSR इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताया था। तो एक मैम बैठी थी, उन्होंने बोला कि तुम्हें इस इनिशिएटिव के बारे में पता है क्या। तो वो ऐसा था कि इनिशिएटिव के बारे में पता था पर उसमें एक पर्टिकुलर टर्म था तो वो मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने बोला थैंक यू करके, और फिर मैं चला गया। और IOCL में इंटरव्यू के बाद ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का भी राउंड होता है। तो हमारे पैनल में मतलब 2 लोग बैठे थे जो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क वाले में, जो हमको जज करने आए थे, और 8 लोगों को उन्होंने सर्कल में बैठाया था कि डिस्कशन और टास्क करने के लिए। तो पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ, हम गए अंदर, मैम ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा होगा, आपको 10 मिनट से 2 मिनट सोचने के लिए, 10 मिनट डिस्कस करने के लिए, और एट द एंड ऑफ 10 मिनट हमको कंक्लूजन चाहिए करके। तो पहले ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था कि इज़ न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया प्रोग्रेसिव करके। तो अब ये ऐसा टॉपिक था ना, जनरली होता क्या है कि ना इंडियन ऑयल वगैरह में ना ऐसे टॉपिक्स देते हैं कि ना जो कोई भी बोल सके, मतलब ये थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड टॉपिक हो गया क्योंकि आपको न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए करके। तो अब हमारे ग्रुप में ना बहुत लोगों को आता भी नहीं था, तो भी हमने जितना एफर्ट था न्यूक्लियर पावर के बारे में बात किया, जितना था वो कंप्लीट किया, और एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स हमने कंक्लूड भी किया उसे। और मैं ये बता दूं कि अब इंडियन ऑयल में ऐसी कंपनी की ना एक साथ ना बहुत जगह कंटिन्यूस इंटरव्यू चलते रहते हैं। तो मेरा कोलकाता में था, उसके बाद मुंबई में भी चला है इंटरव्यू, दिल्ली में भी चला है, और टॉपिक्स भी अलग अलग है काफ़ी। तो हमारा ये टॉपिक मिला था जो थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड था, और बाकी जगह जैसे मैंने पता किया तो वो नॉर्मल टॉपिक्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि सोशल मीडिया इज़ अ बून और बेन करके, मतलब ऐसे टॉपिक की आप अपने बस व्यू एक्सप्लेन कीजिए उसमें। और इसके बाद था ग्रुप डिस्कशन के बाद आता है ग्रुप टास्क। तो ग्रुप टास्क ऐसा चीज़ है ना जो इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। ग्रुप डिस्कशन तो आपको कॉलेज में भी सिखाते हैं, आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, और मैंने अपने दोस्तों के साथ भी घर में बैठ के ऐसे प्रैक्टिस करके गया था। पर ग्रुप टास्क ऐसी चीज़ थी जो पता नहीं थी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ग्रुप टास्क में क्या होता है। तो ग्रुप टास्क में ना आपको एक केस स्टडी दिया जाता है। हम लोग जब गए अंदर 8 लोग हम लोग बैठे थे, तो सबको उन्होंने एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, मतलब असल में केस स्टडी था वो, कि ऐसा ऐसा है। तो मेरे ग्रुप टास्क में ये था कि आप एक कंपनी के मैनेजर हो, और आपके अंडर एक आदमी है जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो थोड़ा बैकवर्ड क्लास से आया हुआ है, गांव में रह के पढ़ा है, तो उसमें ना कॉन्फिडेंस की कमी है करके। तो उन्होंने बोला कि जो पैनल में बैठे थे उन्होंने बोला कि आप पहले हर कोई अपने 5-5 पॉइंट रखिए, और आखिर में एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स हमको ग्रुप के कलेक्टिव पॉइंट चाहिए, कोई 5 पॉइंट, वो भी प्रायोरिटी वाइज कि आप क्या स्टेप्स लेंगे करके। तो यहाँ पे ना ग्रुप का आपको टीम वर्क भी दिखता है, और आपकी मैनेजरियल सोच थिंकिंग भी दिखती है, क्योंकि आप ऑफिसर पोस्ट में है ना, तो आपको ऐसा काम रहता है करके। तो एज़ यूजुअल वो प्रोसीड हुआ, और हमने फिर फाइनली
जितना था। ये अच्छा था कि हमारे ग्रुप में ना सब कोऑपरेटिव थे, तो ये बहुत अच्छे से प्रोसीड हुआ कि हम एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स हमने कंक्लूड भी किया कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, हम क्या क्या 5 स्टेप लेंगे उसके लिए। तो यहाँ मेरा पूरा IOCL का प्रोसेस फिनिश हुआ। मेरा अगला इंटरव्यू था हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जो भोपाल में था। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ऐसा था कि ना उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस सेंड किए थे जो आपको ऑनलाइन फिल करने थे, और वो जो क्वेश्चन के आंसर आपने जो लिखे हैं वो उनके पास चले जाते हैं। और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि हर चीज़ के बारे में, कि आपके फैमिली में आप क्या वैल्यू रखते हैं, आपका क्या पर्पस है, किसे आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपका टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट, आपकी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, सब उन्होंने पूछा था। तो मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कॉल जो आया था वो अप्रॉक्स 130-140 रैंक तक गया है जनरल कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सारे राउंड एलिमिनेटिंग राउंड होते हैं ना। तो सबसे पहले हमारा था ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, मतलब वो ऐसा स्पेसिफाइड नहीं था पर वो एक ही टाइप का था थोड़ा। तो हम जब गए तो हमें एक वो केस स्टडी मिली थी जिसमें मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ उसमें क्या था कि 5 प्रॉब्लम स्टेटेड थी: वाटर, फूड, क्लाइमेट, वुमेन सिक्योरिटी और पीस। तो आपको ये था कि उन्होंने बोला कि आपको एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स, हमें 30 मिनट्स दिए गए कि आपको पूरे ग्रुप को एक साथ कंक्लूड करना है कि आप कौन से प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, और उसके लिए सॉल्यूशन भी आपको बताने करके, वो भी ग्रुप का होना चाहिए पूरा। तो हमें उन्हें 10 मिनट्स दिए। उन्होंने बोला कि आफ्टर 10 आपके पास 10 मिनट्स है प्रिपेयर करने के लिए। तो 8 मिनट्स हुए, तब तक मैं पूरा पढ़ ही रहा था वो केस स्टडी को। तो उसके बाद जब 2 मिनट्स बस बचे तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट्स रिमेनिंग करके ओनली। तो मैंने जस्ट जल्दी केस स्टडी फिनिश किया, और मैंने देखा कि मैं टाइम देख के चल रहा था। GD में आप टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा। तो मैंने देखा 2 मिनट हो गए, कोई स्टार्ट नहीं किया करके। तो मैं बोला कि यार इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है करके, क्योंकि कई जगह ऐसा है ना कि जो पैनल में बैठे ना आपको बोलेंगे भी नहीं स्टार्ट करने के लिए। तो 2-2.5 मिनट हो गए ना, तो फिर मैंने खुद ही स्टार्ट कर दिया कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट दिस इशू करके। तो ऐसा था कि उन्होंने बोला यस यू कैन स्टार्ट करके। फिर मैंने बताया कि मैंने थोड़ा ना एज अ लीडरशिप क्वालिटी अगर आप दिखाएं ना तो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैंने वहाँ बोला कि देखो यार, अपन मतलब इंग्लिश में ही था सारा। तो मैंने वहाँ ये एक्सप्लेन किया कि देखो यार, जो भी रहे पहले अपन ऐसा मेंटेन करते कि हमको 30 मिनट्स मिले हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो हर कोई ना इंडिविजुअल अपना प्रायोरिटी बताता है, अपने अपने आइडिया बताता है जो 5 इशू के बारे में। उसके बाद हम ग्रुप कंक्लूजन पे पहुँचेंगे करके। तो ये थोड़ा लीडरशिप वाला पार्ट था। और मैं एक चीज़ ये भी स्पेसिफाई कर दूं कि ना जितने भी PSU के इंटरव्यू होते हैं ना बाइलिंगुअल होते हैं, मतलब लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले। पर तो भी मैं बोलूँगा कि अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे ना तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। भले ही मैं भी खुद बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं था, पर मैं खुद पूरा ट्राई करता था इंग्लिश में ही बोलने का। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपने अपने इशू डिस्कस किए, पहले वाटर फिर फूड। अब हुआ क्या कि जब मैं पहले ऐसा बता चुका था कि ऐसा प्लान करते हैं अपन कि अपन सब एक एक बोलेंगे, जो 10 लोग हैं एक एक आइडिया अपना प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद पूरा ग्रुप का। तो हुआ क्या, उन्होंने ये बात सुन के भी ना फिर बात काटना चालू कर दिया। जैसे ग्रुप डिस्कशन में होता है ना कि मतलब एक दूसरे को बीच बीच में ब्रेक करके, जबकि मैंने उस टाइम सजेस्ट भी किया था। तो मेरे को लगता है ये कुछ लोग का नेगेटिव पॉइंट वहाँ हो गया था करके। फिर एक बार जो चालू हुआ ना, फिर थोड़ा ना मछली बाज़ार टाइप का बन गया था कि हर कोई बोले जा रहा है। तो मुझे ये फील आ रहा था यार कि ऐसे होते रहेगा ना तो किसी आदमी के परफेक्ट अपन आइडियाज़ भी नहीं सुन पाएंगे, अपन कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर लोग बोले जा रहे थे। मैंने स्टार्ट किया 15 मिनट तक, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोला। फिर फाइनली मुझे लगने लग गया यार दिक्कत हो रही बहुत करके, कि बहुत लोग मतलब झगड़ रहे हैं ऐसे टाइप से। तो मैंने फिर सबको शांत करवाया और बोला कि देखो यार, अपना पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बस कुछ ही टाइम, थोड़ा ही टाइम बचा है। तो हम क्या करते हैं कि पहले ना वोट कर लेते हैं और उसके ऊपर प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि हम कौन से इशू को प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर कॉमन कंक्लूजन भी वहीं बता देते हैं करके। तो सब ने इस चीज़ पे एग्री किया। तो मेरी लीडरशिप क्वालिटी फिर से यहाँ पे दिखी। तो मैंने बोला चलो एक एक करके बताते कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप सबकी बताओ। तो ऐसे किसी ने वाटर बोला, किसी ने फूड बोला, किसी ने क्लाइमेट बोला, ऐसे ऐसे करके। और मैंने अपने पेन पेपर से नोट कर रहा था कि किसका क्या है। तो एट द एंड मैंने बोला कि देखो यार, वोटिंग ऐसा ऐसा हुआ है, 4 लोग वाटर को बोल रहे हैं, 2 लोग फूड को बोल रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज़ टू वाटर। और सब ने एग्री भी किया। तो लीडरशिप क्वालिटी फिर से यहाँ हाईलाइट हुई। फिर
ये चलते रहा, फिर मैंने बीच बीच में बोला भी और फाइनली ग्रुप डिस्कशन एंड हो गया और उसके आधे घंटे बाद उन्होंने रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। तो हमारे ग्रुप में 10 लोग बैठे थे और 10 लोग से 8 लोग सिलेक्ट हो गए थे ग्रुप डिस्कशन के लिए, सिर्फ 2 लोग को एलिमिनेट किया था उन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट राउंड था इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू राउंड भी मेरा सबसे पहले था। तो ऐसा था कि ना मुझे एकदम आइडिया भी नहीं था इंटरव्यू में क्या होगा करके। मैं प्रिपेयर्ड तो था पूरा, अब इतनी सारी कंपनीज में बैठ गया था तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं एंटर किया, उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन वही पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो एज़ यूजुअल मैंने पूरा आंसर बताया करके, फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया ना कि जितने क्वेश्चन उसके बाद आए ना, जो वो वहाँ से थे जो हमने ऑनलाइन फिल किया था, एक एक चीज़ से उन्होंने पूछा। सबसे पहले उन्होंने पूछा मेरी हॉबी के बारे में कि हॉबी के बारे में बताओ करके। तो मैंने बताया सर डायरी राइटिंग है। तो बोले पर्पस क्या है। मैं बोला कि सर डायरी राइटिंग मतलब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें मेमोरीज़ रहे मेरी। तो बोले कि कोई इंस्टेंस बताओ अपना। तो बात ये है कि ना HPCL में स्पेशली ना उन लोग एक एक चीज़ पे पूछ के ना डिटेल ले रहे थे और आपको ना एकदम उसको सेटिस्फाई करते आना चाहिए कि हाँ आपने जो लिखा है वो सही है करके, आप सच में ये करते हो करके। तो ऐसा चला। फिर उन्होंने बोला कि कोई इंस्टेंस बताओ, मैंने वो बताया। फिर मैंने बोला थॉट राइटिंग भी है, उसके बारे में इंस्टेंस बताया। तो ये सब मैंने जो लिखा था उसको करेक्ट भी प्रूव किया। फिर उन्होंने पूछा कि गेट एकेडमी में क्या जॉब करते थे, मैंने वहाँ पे वो एक्सप्लेन किया। फिर मैं तो उल्टा ऐसा बताऊंगा कि डायरी राइटिंग में मुझे उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैंने एक ऐसा इंस्टेंस बता दिया था कि सब लोग हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से मुझ पे। पर वो चलता, लाइट एटमॉस्फेयर रहता है करके। और आपको हमेशा ना ऐसे स्माइल बियर करके चला कीजिए। फिर उसके बाद उसमें ये था कि आपने कोई कमेटी में काम किया क्या। तो मैंने स्पोर्ट्स कमेटी में काम किया था, तो मैंने उसके बारे में बताया। और हर चीज़ में ना HPCL में मेरे साथ ये था, हर चीज़ में ना आप कहीं टीम में काम किया तो एकदम स्पेसिफिक पूछते कि आपका रोल क्या था वो बताओ करके। तो मैंने बताया कि सर वो स्पोर्ट्स कमेटी वाला तो पूरे टीम वाला काम था, तो इसमें कुछ नहीं था। फिर उन्होंने पूछा यार तुम तो फुटबॉल खेलते हो तो एथलेटिक्स में क्यों करके। मैंने बोला कि सर वैसा बात नहीं है कि एथलेटिक्स में मैं बचपन से था, फुटबॉल अभी अभी सीखा हूँ करके, तो उस समय वो नहीं था, एथलेटिक्स से मेरा पीक पार्ट था। फिर उन्होंने पूछा कि गेट एकेडमी में आपका क्या रोल था करके। तो मैंने तो वैसे बताया था कि सर हम लोग 7-8 लोग की टीम में काम करते थे, पर वहाँ पे आपको क्या करेक्ट प्रूफ भी करना है ना। तो मैं बोले कि आप कुछ स्पेशल क्वालिटी बताओ करके अपने बारे में। तो मैंने बताया कि सर मुझे बहुत इसलिए पसंद करते थे क्योंकि मेरे सॉल्यूशंस दूसरों से बहुत अच्छे रहते थे और मतलब मैं डिटेल में ज़्यादा जाता था। और ये थोड़ा ना झूठ बोला मैं उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है ना कि हर कोई ना बहुत अच्छा मतलब जो 7-8 लोग हैं ना, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, पर वहाँ पे आपको ना इमेजिन करके वहाँ पे क्लिक करना है करके, क्योंकि इंटरव्यूअर ट्रूथ नहीं जानता। तो आप डिफेंड कर पाए तो तब तक आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते करके, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मुझे पूछा एग्जैक्टली आपका क्या स्पेशलिटी है करके। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ कहाँ इंटरव्यूज़ दिए। तो मैंने बताया कि सर यहाँ यहाँ दिया है करके। तो उन्होंने पूछा कि कहीं हुआ क्या। तो उस टाइम तक ना BSNL और HAL दोनों का रिज़ल्ट आ चुका था। तो मैंने वो भी वहाँ पे ऑनेस्टली बता दिया कि सर मेरा ये दोनों कंपनी का रिज़ल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है करके। तो उन्होंने बोला कि फिर क्यों छोड़ क्यों रहे हो करके। तो मैंने बताया कि सर मैंने वहाँ बात किया है लोगों से। मतलब आपको ना भले ही थोड़ा झूठ बोल के मैनिपुलेट करना पड़े ना, तो आपको करना पड़ेगा वो सब। फिर उन्होंने पूछा वाई HPCL करके। तो मैंने वहाँ पे ना थोड़ा ऐसा आंसर दिया कि सर किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से सबसे बड़ा वैल्यूएबल सजेशन रहता है कि जो एम्प्लॉय पहले वहाँ से काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि सर एक मेरी बैचमेट है, वो HPCL में जॉब कर रही है और मेरे सीनियर है वो भी HPCL में जॉब कर रहे करके। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। उन्होंने पूछा कि आपको क्या क्या बताया। तो मैंने बताया कि सर उन्होंने बताया कि वहाँ पे हर एक छोटे मतलब हर एक इंसान को बहुत वैल्यू देते हैं करके। फिर उन्होंने ये बोला कि तुम मतलब मैंने बताया कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वहाँ पे जनरली मार्केटिंग या सेल्स में जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमको पता है मार्केटिंग में क्या होता है करके। तो बोले कि ऐसा तुमको पेट्रोल की मतलब वो टैंकर पे चढ़ के तुमको क्वालिटी जांचना पड़ेगा। मैं बोला कि सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहाँ डिफेंड करते आना चाहिए। मैंने बताया कि सर मैं BSP में ट्रेनिंग करने गया था, तो वहाँ पे ऐसा था कि मैं वहाँ जाके मेरा इंडस्ट्री ज्वाइन करने का मन किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा भी नहीं, मेरे कॉलेज में भी IT कंपनीज आई थी तो मेरे पास जॉब था, ऑप्शन था कि मैं पूरा वाइट कॉलर जॉब आराम से AC में बैठ के करूं, पर मेरी चॉइस यही है, मैं इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूं। फिर मैंने ये भी बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आई थी हमारे कॉलेज में, पर दिक्कत ये हुई थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को नॉट एलिजिबल बोल दिया था। फिर HMEL करके एक कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का
जॉइंट वेंचर। तो मैंने बताया उनके बारे में कि सर मैं वहाँ इंटरव्यू में पहुँच गया था पर एक गलती कर दी थी, उसके कारण रिजेक्ट हो गया था। तो ओवरऑल पूरा इंटरव्यू ना HR बेस पे ही चला और काफ़ी अच्छा गया था। और जैसे मैंने बताया कि एलिमिनेटिंग राउंड था तो मेरा इंटरव्यू फेज़ भी निकल गया था और अगले दिन मेरा मेडिकल के लिए सिलेक्शन भी हुआ और अगले दिन हमने मेडिकल टेस्ट कराया। तो अभी 90% श्योर है कि HPCL का भी कॉल आ ही जाएगा। अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर बस होना बचा है। मेरा लास्ट इंटरव्यू फाइनली NTPC का था जो दिल्ली में हुआ था। तो NTPC में ऐसा था कि ना इंटरव्यू के पहले एक रिटर्न टेस्ट था जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो उसमें काफ़ी सारा वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, टाइम एंड वर्क का। फिर मतलब वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे और उसमें था कि 120 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, आपको 48 लाना था और मैंने 70 सिक्योर किया था। मतलब मैं बोलूँगा कि आराम से भी चिल मार के भी आराम से आ जाएगा करके। तो फिर मेरा जब इंटरव्यू चालू हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ करके। तो मैंने उसका आंसर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि बेसिकली मैंने पता करके गया था कि जो मुझसे पहले लोग आए थे ना कि उनसे क्या क्या पूछा। तो ऐसा था कि ना इंस्ट्रूमेंटेशन के पे थोड़ा फोकस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों को भी। तो मैं थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन इसलिए पढ़ के गया था। तो लकीली उन्होंने भी मुझे यही पूछा कि इंस्ट्रूमेंटेशन आपने पढ़ा है क्या। तो मैंने बोला हाँ सर, मतलब मैं 3rd सेम में पढ़ा था पर इतना क्लियर नहीं है, पर मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला बताओ करके। तो मैं LVDT के बारे में पढ़ के गया था, भले ही उतना नहीं पता था मेरे को पर मैं पूरा डिटेल में पढ़ के गया था उसके बारे में। तो मैंने बोला सर LVDT के बारे में पढ़ा हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या काम करता है, मैंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला ब्लॉक डायग्राम बना के बताओ। तो मैंने ब्लॉक डायग्राम भी बनाया। और हुआ क्या था कि ना मुझसे पहले जितने पहले दिन में लोग आए थे ना उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरा इंटरव्यू इसलिए ना मैं काफ़ी आंसर दे पाया था। तो फ़ायदा होता है कि आपको अगर पता रहे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है पैनल। ये हुआ। फिर उन्होंने बोला कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी कि एक बॉटलिंग प्लांट है, आप उसमें कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे करके। तो मैंने एक ऐसा अपना आइडिया तैयार किया कि बॉटलिंग प्लांट है तो हम फिल करेंगे, उसका वे करेंगे तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट का काम आ जाता है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर वेट है कि नहीं, कि जितना क्वांटिटी जाना था उतना क्वांटिटी है कि नहीं करके। फिर और उसके बाद हम उसको या तो रिजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे फिर और प्रॉब्लम्स बताई कि इसमें ये होगा करके। तो मैंने सजेस्ट किए कि सर ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम जो बॉटल प्रॉपर फील्ड है उसको आगे जान देंगे, जो लेस्ट फील्ड है उसको आगे मतलब उसको दूसरे मशीन में भेजेंगे। तो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। मैं एकदम डिटेल में आपको तो अभी नहीं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था करके, पर ओवरऑल ना वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे मेरे इससे। मतलब उन्होंने तो मेरे सिस्टम को एक नाम भी दे दिया था, अडेप्टिव फीडबैक करके। क्योंकि मेरा जो सिस्टम मैंने डेवलप किया था, मेरा आइडिया जो था उसमें अडेप्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी कि कितना डिफरेंस है उसके हिसाब से मशीन कंपनसेट करती थी। फिर उन्होंने पूछा फिर से इंस्ट्रूमेंट्स पे आए, बोले कि डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। तो ये तो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन था। तो मैंने बताया सर एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिजोल्यूशन होना चाहिए, फिर टेम्परेचर इनसेंसिटिविटी होनी चाहिए, उसका रेंज अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि टेम्परेचर इनसेंसिटिविटी क्या होती। तो मैंने बताया कि सर टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे भी जो प्रॉपर वैल्यू है वही डिस्प्ले होनी चाहिए। तो बोले इसका मैकेनिज़्म बताओ। तो मुझे याद आ रहा था कि EDC में हमने पढ़ा था टेम्परेचर कंपनसेशन। मैंने बताया सर वैसा पता है करके। तो बोले नहीं वैसा नहीं चाहिए। फिर इसके बाद वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए। तो उसके बाद उन्होंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे क्लास A एम्पलीफायर के बारे में कि क्या रेंज है, कैसा वर्किंग है, किस इसमें काम करता है। फिर क्लास B, क्लास C। फिर उनका बोले कि आप इनको एफिशिएंसी के इसमें रेट करो, फिर कौन सा एम्पलीफायर कहाँ यूज़ होता है। फिर एक पॉइंट आया कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे जो मेरे को आते नहीं थे। तो मैंने उन्हें वहाँ कन्फेस किया सर मेरा एनालॉग एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे सॉरी मैं नहीं बता पाऊँगा करके। तो बोले कि चलो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने बोला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने बोला माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हो। बोला हाँ सर वो भी आता है करके। फिर उन्होंने मुझे उसके इंटरप्ट्स के बारे में पूछा, थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में पूछा, जिसका मैंने एकदम सही आंसर दिया सभी क्वेश्चन के। तो ओवरऑल काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे वो। फिर उसके बाद बोले कि ओके यू कैन गो करके। तो मैं जस्ट उठा था तो उन्होंने मुझे बोला अरे वेट करके, बोलते कि तुमने इसके पहले आंसर दिया था कि एक्यूरेसी एंड रेजोल्यूशन। तो बोले आर बोथ ऑफ देम सेम करके। मैं बोला नो सर ऐसा नहीं है, एक्यूरेसी ये होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है और जो आप का इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है उसके बीच का डिफरेंस। तो बोले रेजोल्यूशन। तो मैंने बताया सर रेजोल्यूशन वो है कि जो स्मॉलेस्ट आप क्वांटिटी आप मेजर कर पाएंगे, कि
स्मॉलेस्ट डिफरेंस मैंने बताया कि सर आपने देखा होगा जो पॉइंटर वाला स्केल रहता है उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहता है वो रेजोल्यूशन रहता है। तो ओवरऑल काफ़ी खुश थे वो इंटरव्यू से और उन्होंने बोला ओके थैंक यू कैन गो करके। इतना मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एनटीपीसी से भी कॉल आ जाएगा करके। तो फाइनली मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को कंक्लूड करता हूँ। मैं सबसे पहले बोलूँगा ये एक हार्ड ट्रूथ है और आपको हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, पर ट्रूथ ये है कि ना आप इंटरव्यू में तब पहुँचेंगे जब आप गेट में अच्छा स्कोर लेके आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, पावर ग्रिड का कट ऑफ गया है लास्ट रैंक 56, मतलब मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ सारी ब्रांचेस के लिए। पावर ग्रिड में 56 रैंक लास्ट गया है, ओएनजीसी में एग्जैक्ट 100, एनटीपीसी में 112 और एचएएल में भी ऐसी कुछ 200 कुछ गया होगा मैक्सिमम, बीबीएनएल में भी 200 कुछ और एचपीसीएल में 120 130। तो आप ये देखिए कि ना अभी आपका जो फोकस होना चाहिए ना, अभी जुलाई का टाइम चल रहा है, तो सबसे मेन फोकस होना चाहिए आप पहले गेट का रैंक अच्छा लेके आएँ, क्योंकि उसके बाद ना आपके पास 3 फुल मंथ्स रहते हैं प्रिपेयर करने के लिए। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अभी मतलब ये जो जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बताया ये मेरे पर्सनल है और मैंने इधर उधर बाकी लोगों से भी बात की है, तो ये एकदम ना ऐसा है कि ना सिचुएशन मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मतलब इंटरव्यू होता है ना तो मुंबई दिल्ली अलग अलग जगह साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, तो ये प्योरली ना आपके एचआर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ रहे करके। तो आप इसको एकदम मान के मत चलिए कि जो मैं बोला हूँ वैसे ही पूछेंगे करके, क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये जितना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया ना, आपको पैटर्न पता चलेगा और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट एकेडमी ग्रुप में ही हैं हम सब भी, तो ये आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप फ्री है एकदम इस पर कमेंट करने के लिए या जो भी जानना है उसके लिए। थैंक यू।